हाय दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी CBSE सिलेबस का टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। सभी वीडियोस की तरह मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ इंटरनल चॉइसेस को इग्नोर करते हुए। बट डू कीप इन माइंड कि आपको आपके टर्म 2 के CBSE पेपर में इंटरनल चॉइसेस मिलेगी। सो प्लान योर प्रेपरेशन एंड सॉल्विंग द पेपर अकॉर्डिंगली। चलिए दोस्तों, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न स्कूल दिल्ली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इन 2020-21। तो कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ है ये निकालना है। काफ़ी बेसिक सा कैलकुलेशन ये रहता है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सैम्पल पेपर का ये क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, फर्स्ट वन। देखिए, बेसिक डेटा की तरफ हम ध्यान दे लेते हैं और इसको सॉल्व कैसे करना है। जो 3 एडजस्टमेंट्स हैं हमारे NPO के, कंप्यूटेशन ऑफ आइटम्स कंज्यूमेबल, सब्सक्रिप्शन वाला और फंड अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। डेफिनेटली इनमें से किसी 2 पर क्वेश्चन आने वाला है एंड आई वोंट बी सरप्राइज तीनों पे आ जाए, बट एज अ चॉइस आए, मतलब आपको अटेम्प्ट 2 ही करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, दिस इज़ अ स्टेटमेंट दैट वी नीड टू प्रिपेयर। ओपनिंग स्टॉक जो भी है कंज्यूमेबल का, उसमें ऐड कर देंगे परचेज। साल के पहले दिन इतना स्टॉक पड़ा था हमारे पास, इतना ख़रीदा। कैश में ख़रीदो या क्रेडिट में ख़रीदो, डजेंट मैटर, परचेज तो आप कर ही रहे हैं। इफ़ देर इज़ एनी सेल, तो उस सेल को आप बुक वैल्यू पे निकाल देंगे, उसकी बुक वैल्यू यहाँ सपरेट कर देंगे। अब आपने उसको प्रॉफिट पे बेचा है या लॉस पे बेचा है, डजेंट मैटर, यहाँ पे बुक वैल्यू सपरेट कर देनी है और लास्ट में सपरेट कर देना है उसका क्लोजिंग स्टॉक। ये सब करने के बाद जो मिलेगा वो होता है कंज्यूमेबल, जो इस साल एक्चुअली कंज्यूम हो गया, जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में लिखना है। ये आपसे मांगा जाएगा। बट समटाइम्स द प्रॉब्लम वुड बी कि कितनी परचेज हुई है ये नहीं बता रखी होगी, तो परचेज निकालने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सप्लायर्स का अकाउंट या क्रेडिटर्स का अकाउंट, कुछ भी कह दीजिए, है ना। और उस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो कंज्यूमेबल वाला क्वेश्चन है ना, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। सारा डेटा आपको दे रखा होगा, सिर्फ इसमें चीज़ें प्लेस करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन से काफ़ी बढ़िया चॉइस है ये, अगर चॉइस में मिलती है तो। और इन तीनों ही एडजस्टमेंट्स में, दैट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ आइटम्स कंज्यूमेबल, सब्सक्रिप्शन और फंड अकाउंटिंग ईजीएस्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये तो फॉर्मेट हो गया हमारा। अब इसको बनाना कैसे, देखिए, जो भी उधार वाला बैलेंस होगा सप्लायर का, क्रेडिट बैलेंस, उसको आप लिख दीजिए सप्लायर्स अकाउंट के क्रेडिट में, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कोर्स ऑपोजिट साइड में क्लोज हो जाएगा, टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। ये हमें क्वेश्चन में दे रखे होंगे, इस क्वेश्चन में भी दे रखे हैं। इसके साथ साथ कई बार एडवांस पेड टू सप्लायर का बैलेंस भी होता है। हमने सप्लायर को एडवांस दे रखा है दोस्तों, उस बैलेंस को आप इसी अकाउंट में ओपन और क्लोज कर दीजिए। जो ओपनिंग एडवांस है यानी कि एसेट है, उसको डेबिट में क्लोज कर दीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग एडवांस का बैलेंस हो जाएगा और ये नीचे क्लोज हो जाएगा बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन, क्लोजिंग एडवांस इधर क्लोज हो जाएगा। अगर दे रखा है तो, इस क्वेश्चन में नहीं है तो आई एम पुटिंग डैश हियर। नाउ वॉट एवर सम हैज़ बीन पेड, वो यहाँ आ जाएगा टू कैश करके, अमाउंट पेड टू सप्लायर करके जो भी दे रखा है वो यहाँ आ जाएगा टू कैश करके। और फिर इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा बाय परचेज, जो ऊपर ले जानी वो क्रेडिट परचेज है। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के बीच में या तो रिलेशन दे रखा होगा, या क्रेडिट परचेज सीधी दे रखी, कैश परचेज डायरेक्टली गिवन होगी, या फिर हो सकता है ये अकाउंट ही ना बनाना पड़े और पूरी परचेज गिवन हो। दैट कैन ऑल्सो बी डन। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो शायद इतना ईजी भी कर दे आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी तक तो कॉन्सेप्ट की बात हुई, अब मैं डेटा प्लेस करता जाता हूँ। सबसे पहले मुझे क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, ओपनिंग मतलब साल के पहले दिन इतना पैसा देना बाकी था सप्लायर को।
फिर मुझे लास्ट में बता रखा है कि आखिरी दिन 41,000 देने बाकी हैं, या आखिरी क्लोजिंग बैलेंस हो गया। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 27,000, इसे यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है 38,000 का, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली यहाँ पर परचेज प्लेस करनी है, तो कंज्यूम्ड आ जाएगा। परचेज निकलेगी मेरे इस अकाउंट से। इस अकाउंट के अंदर मुझे टू कैश लिखना है, कितना पैसा दिया, तो मुझे क्वेश्चन में बता रखा है ड्यूरिंग 2020-21 द पेमेंट मेड बाय स्कूल टू क्रेडिटर्स वाज 5,23,000। तो टू कैश में आ जाएगा 5,23,000। पेमेंट मेड जो है क्रेडिटर को 5,23,000 का। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं इस अकाउंट को। 5,23,000 प्लस 41,000, डेबिट साइड की जो टोटल है वो है 5,64,000 माइनस 18,000। इस साल 5,46,000 की परचेज करी होगी। सिंपल सा लॉजिक है, साल के पहले दिन 18,000 रुपये मांगते थे सप्लायर हमसे, पूरे साल में मैंने 5,23,000 रुपये का पेमेंट किया, तो भी आखिरी दिन 41,000 मांग रहे हैं। किस बात का मांग रहे हैं, कुछ खरीदा होगा। कितना खरीदा, 546 की परचेज हुई है। इसको परचेज की जगह लिख देता हूँ। देखो जी, कैश परचेज तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट परचेज है 5,46,000 की, तो आउटर कॉलम में टोटल परचेज भी 5,46,000 की आ जाएगी। साल के पहले दिन 27,000 का स्टॉक था, 5,46,000 का साल भर में और स्टॉक खरीदा, बट लास्ट डे जब स्टॉक रूम देखा तो वहाँ पर तो सिर्फ 38,000 का स्टॉक पड़ा है, तो बाकी कहाँ गया भाई, कंज्यूम हो गया होगा। 5,35,000, दैट्स योर आंसर। और ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको स्टेटमेंट फॉर्म पे भी करते हैं, अकाउंट फॉर्म में थोड़ा लॉजिक समझना कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं अकाउंट फॉर्म में करवाता हूँ। यू ऑफकोर्स हैव अ चॉइस ऑफ सॉल्विंग इट एनी वे यू लाइक। करेक्ट है। चलिए जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो, फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो जो पैसा आ रहा है इसमें किसको पहले पेमेंट किया जाएगा और किसको बाद में, ये एक सवाल उठ सकता है। ये सवाल किस सिचुएशन में उठेगा, ये सवाल उस सिचुएशन में उठेगा जिस सिचुएशन में हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है टू पे ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज़, है ना। कंपनी के पास जो फर्म डिसॉल्व हो रही है उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो झगड़ा आएगा कि किस उधार को पहले चुकाया जाए। करेक्ट है ना। तो लॉजिक सिंपल सा है, देखो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी पहले चुकानी पड़ेगी, उनको पहले प्रायोरिटी होगी। यूं नहीं कि आप फर्म की लाइबिलिटी चुका रहे हो और आपके जो आउटसाइडर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो मनी लेंडर्स हैं, उनको आपने लटका रखा है, उनका पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो पहले उनको प्रायोरिटी रहेगी। अब आउटसाइडर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, और इनसाइडर्स लाइबिलिटी जो होती है, मतलब पार्टनर का लोन या पार्टनर के स्पाउस का लोन, वैसे टेक्निकली पार्टनर के रिलेटिव्स का लोन इज़ नॉट एन इनसाइडर्स लाइबिलिटी, बट रैंकिंग इनको देनी पड़ेगी। वो रैंकिंग के बारे में इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर करना है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो रहेगा, सबसे पहली बात तो ये सेक्शन नंबर 48 में दे रखा है, ध्यान रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, देखो जी, सबसे पहले तो आप थर्ड पार्टी का पेमेंट करेंगे, जो भी आउटसाइडर्स हैं, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स, उनका पेमेंट पहले होगा। उनका पेमेंट हो गया सेकंड, फिर जाएगा अगर कोई पार्टनर का लोन है, पार्टनर्स लोन। एंड डू रिमेंबर, थर्ड पार्टी के अंदर स्पाउस एंड रिलेटिव्स काउंट हो गए, वो थर्ड पार्टीज ही हैं। जस्ट बिकॉज दे हैव अ रिलेशन विद द पार्टनर, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इनसाइडर। पार्टनर नहीं है वो, उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करी, वो डीड के पार्टीज नहीं है जिस डीड से पार्टनरशिप एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो वो थर्ड पार्टीज ही रहेंगे, उनका पेमेंट भी पहले होगा। करेक्ट है। उसके बाद पार्टनर का लोन पे किया जाएगा। अब पार्टनर के लोन में अगर पैसा नहीं है तो प्रो राटा बेसिस पे किया जाएगा, प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा, परी पासु करके एक क्लॉज होता है, बट दैट डजंट इज रेलेवेंट। आपको सेकंड रैंकिंग पार्टनर्स के लोन की देनी है, ठीक है। उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स की कैपिटल चुकाई जाएगी। करेक्ट है। वो भी सिंपल सी बात है, अगर जितना पैसा है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। करेक्ट है।
उसके बाद भी अगर सरप्लस बच जाता है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई सरप्लस बचता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चला जाएगा, मतलब वो फर्म ने पैसा कमाया, नहीं बचता है तो कुछ नहीं होगा। और अगर इसके पहले ही कहीं पैसा ख़त्म हो जाता है, देखिए अगर थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज़ के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है तो लॉस इंकर करेंगे हम रियलाइजेशन में, वो पैसा पार्टनर्स पर्सनली बेयर करेंगे क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ये रहेगा ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ये एक इंटरेस्टिंग वर्जन ऑफ क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन से थ्योरी का आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी पे डिसोल्यूशन से थ्योरी का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। XYZ पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था इनका 4:3:3। वाई रिटायर हो गया और उसकी कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट स्टूड एट 2,50,000। वाई की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह के एडजस्टमेंट करने के बाद है 2,50,000 की, करेक्ट है। रिजर्व दे दिए, कैपिटल दे दिए, अक्यूमुलेटेड लॉसेस बेयर करवा दिए, गुडविल वगैरह करने के बाद जो है वो है 250 की। एक्चुअली गुडविल के बिना है ये, बाकी सारे एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल कितनी है 250 की। बट एक्स और जेड जो रिमेनिंग पार्टनर है दे अग्रीड टू पे हिम 283। सारे एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल 250 की हो रही है पर इसको पेमेंट 283 का हो रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहे हैं। वो किस बात के हो रहे होंगे? जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा होगा वो डेफिनेटली गुडविल का हो रहा होगा, ठीक है ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम एंड दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। हमको गुडविल की एंट्री करनी है, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है वो गुडविल का हुआ है, वो पेमेंट गेनिंग पार्टनर्स ने गेनिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट किया होगा टू द रिटायरिंग पार्टनर्स, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जेनेरिक एंट्री डल जाएगी। वो एंट्री हम पास कर लेते हैं, बट उस एंट्री को पास करने के लिए पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि गेनिंग रेशियो है क्या, तो पहले मैं वो पता कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो के लिए आई यूज द फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा मतलब गेन है, नेगेटिव आएगा मतलब सेक्रीफाइस है, यू कैन यूज एन ऑल्टरनेटिव वर्जन ऑफ इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, इनका ओल्ड रेशियो जो था वो है ओल्ड रेशियो इज़ 4:3:3, 4:3:3। न्यू रेशियो में वाई तो बेचारा रिटायर हो रहा है तो उसका तो डैश आ जाएगा, है ना, और एक्स और जेड के बीच में जाएगा 3:2, ठीक है। अब एक्स की बात करते हैं। एक्स का न्यू है 3/5 माइनस ओल्ड है 4 + 3 7 + 3 10, 4/10। एलसीएम यहाँ हो जाएगा 10 का, 5 2 10, 3 2 6 माइनस 4 2/10, ठीक है। ये एक्स का हो गया। वाई का कुछ भी नहीं करना है। अब जेड की बात करते हैं। जेड का न्यू है 2/5 माइनस ओल्ड है 3/10, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 10 का, 5 2 2 2 4 माइनस 3 1/10। गेनिंग रेशियो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूँगा 2:1 का है। अब मुझे गुडविल पता चल जाए तो मैं एंट्री पास कर दूंगा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल पता करने के लिए अमाउंट पेड टू वाई, वाई को जो अमाउंट पे किया गया है वो है 2,83,000 का, करेक्ट। बट एक्चुअल अमाउंट credited to Y's capital आफ्टर एडजस्टमेंट्स, नेसेसरी एडजस्टमेंट के बाद उसकी कैपिटल में जो अमाउंट क्रेडिट चल रहा है ना वो 2.5 लाख का चल रहा है, करेक्ट है। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है वो गुडविल का किया जा रहा है 33,000 का। ये 33 किसने कंट्रीब्यूट किए होंगे? एक्स और जेड ने किए होंगे अपने गेनिंग रेशियो में, तो उसकी जर्नल एंट्री डालनी है बस। जर्नल एंट्री डलेगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई को तो मिलने 33,000, ये कंट्रीब्यूट हो जाएंगे गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो है 2:1, 2 1 3, 11,000
22,000 और 11,000 रुपये से ये एंट्री डल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों ये सवाल हमारा ख़त्म होता है, ठीक है ना। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चलिए दोस्तों लेट्स रीड दैट आउट। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग केस व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एक एनपीओ की बैलेंस शीट दे रखी है और हमें कह रखा है कि इनसे कैसे डील करेंगे हम, ठीक है। देख लेते हैं क्या दे रखा है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ऑफकोर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस है, मैं दोनों ही सॉल्व करने वाला हूँ, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर अगले को देखेंगे, राइट। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अंदर लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, दिस इज अ नॉर्मल इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन रिसीव्ड 4,000 रुपीज़ का। फिर इसके बाद डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है, तो स्पेशली स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, स्पेसिफिक फंड से हमें स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो स्पोर्ट्स फंड की हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड है, स्पोर्ट्स इवेंट पे खर्चा भी है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो इस साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 2020 को मेरे पास स्पोर्ट्स फंड था 1,20,000 का, और मेरे पास 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट था जिसकी बुक वैल्यू 120 है, बट प्लीज़ एक बात याद रखना कि उसकी फेस वैल्यू 1.5 लाख है। जिस भी जगह मैंने इसको इन्वेस्ट किया है, जब ये फर्स्ट टाइम बिका था तब 150 पे बिका था, इसकी फेस वैल्यू 150 थी। खरीदने वाले ने इसे फर्स्ट बायर ने इसे 150 पे ख़रीदा होगा इस इन्वेस्टमेंट को। तो जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव होना है वो फेस वैल्यू पे होना है। जनरल स्टेटमेंट अप्लाइज एवरीवेयर। तो जो इंटरेस्ट रिसीव होना है वो फेस वैल्यू 1,50,000 पे 10% 15,000 का इंटरेस्ट आना चाहिए। अब एक्चुअल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो 12 का हुआ है, मतलब 3,000 का इंटरेस्ट आना बाकी है, वो अक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। मेरे फंड में अक्रू जो हुआ पूरा इंटरेस्ट मतलब 15,000 का इंटरेस्ट ऐड होने वाला है। उसमें से कितना रिसीव हुआ कितना नहीं हुआ वो एक अलग बात होती है। अगर अक्रूड से कहने का मतलब है जो मैंने अर्न किया है, अर्नड इंटरेस्ट है 15,000 का, बट रिसीव्ड इंटरेस्ट 12,000 का है, एज वी कैन सी इन दी रिसिप्ट साइड। तो 3,000 का अक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। बस इतना हमको क्या बताया है, हमको क्या है कि बैलेंस शीट और इस पर कैसे इम्पैक्ट दिखाना है, तो पूरा दिखा देते हैं। फंड अकाउंटिंग करते हैं अलग से, फंड का बैलेंस निकालते हैं और फिर पता करते हैं कि कितना तो फंड बच रहा है बैलेंस शीट में लिखने के लिए, कितना अक्रूड इंटरेस्ट है और बाकी नॉर्मल चीज़ों का क्या करना है। तो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स फंड का हिसाब देख लेते हैं। फंड अकाउंटिंग के लिए आपको ओपनिंग फ़ंड लेना है, करेक्ट है। उसमें ऐड कर देना है अगर कोई डोनेशन या सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिकली उस फंड के लिए आता है तो ऐड कर देना है, अगर कोई इनकम होती है उस फंड से तो करेक्ट है। ऐड कर देना है इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, जितना भी अर्न हुआ टोटल अर्न इंटरेस्ट ऐड कर देना है, करेक्ट है। लेस कर देना है अगर कोई एक्सपेंस होता है फंड के नाम से, और जो बचेगा अगर पॉजिटिव बचा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, फ्यूचर में इसको यूज़ किया जाएगा फंड के लिए अप्रोप्रिएट करने को, फंड के पर्पस के लिए यूज़ करने को। और अगर नेगेटिव आता है तो मतलब फंड का खर्चा ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर द फंड, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में लिख देना है। अब चलिए इस क्वेश्चन में देख लेता हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव दिया है रिसेप्शन पेमेंट है, ये नॉर्मल इंटरेस्ट है, ये इनकम में चला जाएगा। डोनेशन रिसीव है स्पोर्ट्स फंड के लिए 50,000 रुपये का, उसे यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, पर इंटरेस्ट जो है वो मैं 1.5 लाख पे 10% लिखूँगा, 1.5 लाख पे 10%। जो कमाया वो है 15,000 रुपये का। हाथों हाथ यहाँ एक अकाउंटिंग दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट अर्नड, एक वर्किंग नोट, इंटरेस्ट अर्न ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट वो है मेरा 15,000 का, लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट वो है 12,000 रुपये का, रिसिप्ट में दिया हुआ है। तो 3,000 रुपये का मेरा हो गया अक्रूड इंटरेस्ट, है ना। इसको मैं बैलेंस शीट में दिखाने वाला हूँ एसेट साइड में, वो एक अलग चीज़ है। अब स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 25,000 रुपये का है, ये खर्चा है, और स्पोर्ट्स इवेंट पे 26,000 ये भी खर्चा है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 25,000
प्लस 26,000, 51,000 रुपये जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। इनकम कोई आई नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ही है एक इकलौता। और साल के पहले दिन दोस्तों 1,20,000 का फंड था, वो मुझे बता रखा है नीचे क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेशन करनी है भाई, 1,20,000 का फंड था, 50,000 रुपये के और डोनेशन आए, 15 रुपये का ब्याज कमाया, इंटरेस्ट कमाया, और 51,000 का खर्चा हुआ है। 1,34,000 का पैसा अभी भी बचा है इसी स्पोर्ट्स फंड में। तो इसको अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाकर लिख देंगे, ठीक है। अब हमें बताना है कि किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा बैलेंस शीट। एक्चुअली हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग केस वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। तो इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ वो तो रिसिप्ट्स में चला जाएगा, उसका बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है। तो जो बैलेंस शीट में शो करना है वही मैं बता देता हूँ। बैलेंस शीट ये एक एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट बन रही है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहा मैं, डेटा ही नहीं है इतना बनाने का। लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लाइबिलिटी साइड में स्पोर्ट्स फंड आ जाएगा मेरा 1,34,000 रुपये का। एसेट साइड में स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, आज भी है 1,20,000 रुपये का। अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे 3,000 रुपये का। एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स इज गोना कम एनीवेयर एल्स। डन है ये मामला, है ना। इसके अलावा और कुछ बैलेंस शीट में तो नहीं आना है। जो नॉर्मल इंटरेस्ट रिसीव है मैं बता ही चुका हूँ, रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। रिसिप्ट साइड में जो दे रखा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में आ जाएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा डन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन का जो ऑल्टरनेटिव है दोस्तों, चलिए उसे अब मैं पढ़ लेता हूँ। ऑल्टरनेटिव चॉइस में क्या दे रखा है, from the extracts of receipts and payment account and additional information, compute the amount of subscription to be shown in income and expenditure account for the year ending 31st March 21 बैलेंस शीट। ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं कैश में, उसका डेटा दे रखा है। ये बता रखा है कि कितने पिछले साल के लिए हुए थे, कितने इस साल के लिए हुए हैं और कितने अगले साल के लिए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन आया टोटल 42,000 का, पर इसमें से पिछले साल 19-20 के लिए आया 7,000 रुपये का, ये साल के लिए आया 30,000 रुपये का, और आगे आने वाले साल के लिए आया 5,000 रुपये का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2020। 31st मार्च 2020 दोस्तों पिछले साल का आखिरी दिन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब अक्रूड सब्सक्रिप्शन है। पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन मेरे अक्रूड थे, पिछले साल जो मेरे सब्सक्रिप्शन अक्रूड थे वो थे 9,000 रुपये के, और इस साल मुझे पिछले साल के नाम से मिला है 7,000 रुपये। मतलब मेरे अभी भी अक्रूड चल रहे हैं, स्टिल अक्रूड फॉर प्रीवियस ईयर कितने चल रहे हैं, 2,000 रुपये के, करेक्ट। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मुझे बता रखे हैं 18,000 रुपये के। इस टोटल में से 2,000 तो पिछले साल के, मतलब करंट ईयर के अक्रूड कितने होंगे, 16,000। प्रीवियस ईयर के हो गए, करंट ईयर के अक्रूड हो गए 16,000 रुपये। इस साल के नाम से सब्सक्रिप्शन कितना आया है, इस साल के नाम का सब्सक्रिप्शन आया 30, जिसमें से 16,000 रुपये आना बाकी है। मतलब 30 + 16 46 इस साल के अर्नड सब्सक्रिप्शन होने चाहिए। बट एक और इन्फॉर्मेशन दे दी। क्या इन्फॉर्मेशन दे दी सर, एडवांस में ही आ गए थे भैया पिछले साल। 31st मार्च 2020 को एडवांस सब्सक्रिप्शन आए हुए हैं 4,000 रुपये के। मतलब पिछले साल एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था कितने का, 4,000 रुपये का। मतलब इस साल वो लोग पैसा क्यों देंगे, क्योंकि उन्होंने तो पिछले साल ही दे दिया था। तो इस साल आया 30 है, 16 आना बाकी है, और 4 पिछली बार ही आ गया था। इस साल के सब्सक्रिप्शन रहे होंगे 50,000। अब मैं इसको एक्चुअली सॉल्व करके भी बता देता हूँ, सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मेरे को दे रखा है इन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर। करंट ईयर में करंट ईयर के लिए जो सब्सक्रिप्शन आए वो 30,000 आए। कई बार ये डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखा होता है, तो उसमें से लेस करना पड़ता है अक्रूड ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर,
और लेस करना पड़ता है एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, बट मुझे 42 के बैलेंस में टोटल रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन में कितना पिछले साल के लिए, कितना इस साल के लिए और कितना अगले साल के लिए वो क्लियरली दे रखा है। इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए वो 30,000 के। इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा दो चीज़ें, अक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर का अक्रूड, और ऐड करना पड़ेगा एडवांस फॉर करंट ईयर रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। करेक्ट है? तो मुझे मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन अर्न्ड, जो मैंने कमाया है। ठीक है, अब अक्रूड सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर के मुझे बता रखे थे, टोटल अक्रूड प्रीवियस ईयर के टोटल अक्रूड है 9,000 के। ठीक है, लेस रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के नाम से कितने सब्सक्रिप्शन आए? 7,000 के आए। करेक्ट है? इसका मतलब पिछले साल के सब्सक्रिप्शन जो अभी भी बाकी हैं, अभी भी आने बाकी हैं, वो हैं 2,000 रुपये के। करेक्ट है? अब आपको ये पता करना है कि इसके अलावा जो अक्रूड दे रखे हैं वो टोटल दे रखे हैं या सिर्फ करंट ईयर के दे रखे हैं। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज हो ना, ध्यान से पढ़िएगा। अगर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट या एज ऑन 31 मार्च सो एंड सो, तो वो टोटल अक्रूड है। पर ऐसा लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च सो एंड सो, तो फिर वो सिर्फ करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे तो इन्होंने क्लियरली बता दिया टोटल अक्रूड सब्सक्रिप्शन मुझे बता रखे हैं दोस्तों 31 मार्च 21 के दिन टोटल अक्रूड इन्होंने कह रखे हैं 18,000 के। पर आई नो फॉर अ फैक्ट कि इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर का है, स्टिल अक्रूड, अक्रूड फॉर प्रीवियस ईयर, स्टिल अक्रूड, बेसिकली उसको मैं स्टिल अक्रूड डिनोट करता हूँ। तो वो 2,000 रुपये का है। मतलब टोटल जो 18 बाकी है उसमें से 2 पिछले साल का है, मतलब अक्रूड फॉर करंट ईयर कितना होगा? वो सिर्फ 16,000 रुपये। दैट इज स्पेसिफिकली अक्रूड फॉर करंट ईयर। तो यहाँ पर अक्रूड फॉर करंट ईयर 16,000 ऐड हो जाएगा। माइनस समझो, इस साल 30,000 रुपये हैं, इस साल के लिए 16 आने चाहिए थे, नहीं आए। और 4,000 जो हैं वो हैं तो इस साल के, पर पिछले साल ही आ गए थे, तो अभी क्यों आएगा? मतलब इस साल के टोटल सब्सक्रिप्शन कितने रहे होंगे? 50,000 रुपये। फिर से इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से बोल के बताता हूँ। इस साल के टोटल कमाए हुए सब्सक्रिप्शन है 50,000, जिसमें से 30,000 इस साल आए, 16,000 आने बाकी हैं, और 4,000 पिछले साल ही आ गए थे इस साल के लिए। करेक्ट? हमें पूछा गया है कि आपको बैलेंस शीट में इसे कैसे शो करना है, तो बैलेंस शीट भी मैं बता देता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर हाउ आई वुड बी, देखो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में ये अमाउंट लिखा जाएगा 50,000 रुपये का, एंड ऑफ स्टोरी। अब बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एंड देन एसेट एंड अमाउंट। एसेट साइड में लिखे जाएंगे अक्रूड सब्सक्रिप्शन, टोटल जितने बाकी हैं, क्वेश्चन में ही बता रखा था 18,000 रुपये के हैं। आप इसका सब क्लासिफिकेशन देखना चाहें तो करंट ईयर के 16,000 हैं और प्रीवियस ईयर के 2,000 है इसमें से। करेक्ट? लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आएगा, भूलने का नहीं है वो बात। इस साल रिसीव हुआ है 5,000 रुपये का फॉर नेक्स्ट ईयर, है ना? आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर कि जो रिसिप्ट साइड है उसमें 42 का टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जिसमें से 5,000 अगले साल के लिए। तो 5,000 के अगेन सर्विसेज प्रोवाइड करनी बाकी है, वो लाइबिलिटी है। डन। दिस इज़ हाउ वी वुड बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डेथ पे क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ओके, X डाइड ऑन 10th April 21। जल्दबाजी में पीरियड अलाइव इंटरिम पीरियड कैलकुलेट करने मत जाना, क्या पता ज़रूरत भी हो या ना हो उसकी।
क्वेश्चन हो सकता है कि डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट में शेयर है वो सेल्स के बेसिस पे निकालना हो, तो उसमें पीरियड अलाइव या इंटरिम पीरियड कितने दिनों का इसकी ज़रूरत है नहीं। और अगर कभी ये डेज में आएगा तो ऐसा ही फिगर आएगा जो आपके 3 days by 365 की कैलकुलेशन को एकदम एब्सोल्यूट फिगर में रिजल्ट दे। ऐसे ही आएगा मोस्ट प्रॉबली 1/5 1/6 आएगा, ठीक है ना। सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ 2020 10 अप्रैल 21 को ये मरा, तो जो इस साल पीरियड अलाइव सिर्फ 10 दिन है। जो लास्ट अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हुआ था वो 31 मार्च 21 को ख़त्म हुआ था, और उस अकाउंटिंग ईयर की सेल्स दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रीवियस ईयर का निकाल के फिर हमें इसका सेल्स निकालना पड़ेगा। इसका सेल्स पे उस प्रॉफिट को अप्लाई करके इस डिसीज पार्टनर का उस इंटरिम पीरियड का प्रॉफिट का शेयर निकालना पड़ेगा। सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी टू अप्रैल 10, इन 10 दिनों में 1,20,000 की सेल हो गई है, काफ़ी अच्छी सेल हो गई है। फाइंड द शेयर ऑफ एक्सेस प्रॉफिट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ देर इज़ नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड देर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले तो बता दूं, ये सेकेंड वर्जन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछने के लिए। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और रिमेनिंग पार्टनर जो है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपडेट कर देते हैं, तो डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट के शेयर की जो जर्नल एंट्री डलेगी वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग डलेगी। और अगर पीएसआर अपडेट नहीं होता है तो एंट्री पीएनएल सस्पेंस या पीएनएल एडजस्टमेंट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल डलेगी। एंट्री डालने के लिए दोनों ही केसेस में मेरे को ऑफकोर्स प्रॉफिट का शेयर तो चाहिए, तो वो मैं निकाल लेता हूँ, सेल्स के बेसिस पे निकालना है। तो आइए चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। एक्स, वाई और जेड पार्टनर हैं। इनका दोस्तों ओल्ड रेशियो था 3:2:1 का, करेक्ट है। एक्स की डेथ हो गई है ना। अब मुझे शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एक्स फॉर इंटरिम पीरियड, इंटरवीनिंग पीरियड जो भी कहें वो निकालना है, ठीक है। वो सेल्स बेसिस पे निकलेगा, ठीक है। उसको निकालने का तरीका होता है नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर अपॉन सेल्स प्रीवियस ईयर। कई बार ये नेट प्रॉफिट और सेल्स नहीं दे रखा होगा, सीधी रेट दे रखी होगी, तो यहाँ रेट अपॉन 100 आ जाएगा इनटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, करेक्ट है। कई बार प्रीवियस ईयर की सेल दे रखी होगी और फिर ट्रेंड बता रखे होंगे, तो प्रीवियस ईयर की सेल में ट्रेंड ऐड करोगे आप तो करंट ईयर की सेल बनेगी, वो पूरे साल की बनेगी, तो आप उसको इंटरम पीरियड में पहले कन्वर्ट करोगे। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा होगा, उसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, तो अपवर्ड ट्रेंड हो तो रेट में उसे ऐड कर देना, डाउनवर्ड ट्रेंड हो तो सबट्रैक्ट कर देना। फिर ये जो सेल आपने प्रोपोर्शनेट निकाली इस पे रेट अप्लाई करना, तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट कितना हो रहा है इंटरिम पीरियड के लिए, और फिर डिसीज पार्टनर का शेयर लगाओगे तो उसका शेयर आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इतना था, प्रीवियस ईयर की सेल इतनी थी, मतलब इस रेट से प्रीवियस ईयर में अर्न कर रहे थे। अब तक सेल जो हुई है इतनी हुई है, तो इसका मतलब इन 10 दिनों की सेल पे कितना प्रॉफिट बनाया होगा इनटू उसमें सिर्फ डिसीज पार्टनर का शेयर, तो डिसीज पार्टनर का शेयर हो जाएगा 3/6 इनटू PSR ऑफ डिसीज पार्टनर, करेक्ट है। फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, फॉर्मूले में फिगर्स अप्लाई कर देता हूँ। प्रीवियस ईयर की जो सेल दे रखी है वो है 3 लाख रुपए की, और जो प्रॉफिट था वो था 45,000 रुपये का, 45,000 अपॉन 3 लाख। पिछले साल 45,000 का प्रॉफिट कमाया था 3 लाख की सेल पे, तो 15% से कमाया था। इस साल इन 10 दिनों में, जिन 10 दिनों में एक्स अलाइव था उसमें 1,20,000 की सेल कर ली, तो 1,20,000 पे 15% के हिसाब से 18,000 का प्रॉफिट कमाया होगा, और उस 18,000 में डिसीज्ड एक्स का शेयर आधा होता है, 3/6 होता है, तो 9,000 इसका शेयर बना। सबसे पहले तो इसका शेयर निकाला। अब मुझे इसमें क्या करना है दोस्तों, नाउ आई नीड टू पास जर्नल एंट्री। सबसे पहले क्या रखा है, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई चेंज है ही नहीं, तो एंट्री डल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस या एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, 9,000 रुपये, एंड ऑफ स्टोरी, करेक्ट है। सेकंड केस वो होगा जब रिमेनिंग पार्टनर
रिमेनिंग पार्टनर्स ने PSR अपडेट कर लिया है, बदल दिया है, उस केस में एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग डलेगी। तो सबसे पहले फिर मेरे को कंप्यूट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस। न्यू रेशियो जो है ऊपर ही लिख देते हैं अपन, यहाँ पे केस ऑल्टरनेटिव केस के अंदर न्यू रेशियो दे रखा है। न्यू रेशियो x तो चला गया, y और z का है 3:2 का, ठीक है। तो न्यू माइनस ओल्ड, x की बात करते हैं, x का न्यू है 3/5 माइनस ओल्ड जो है दैट इज 2/6। y की बात हो रही है, x तो मर चुका है एक्चुअली, ठीक है ना। यस, एलसीएम यहाँ पे 6 और 5 के बीच में 30 का हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18 माइनस 6 5 2 ज़ा 10, 8/30 y का हो गया। इसके बाद z का निकालते हैं। z का कितना है 2/5 माइनस 1/6, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। एलसीएम 30 का 5 6 2 ज़ा 12 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 7/30। गेनिंग रेशियो जो है वो है 8:7 का, 8:7 का। एंट्री डलेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी एंट्री डलेगी वाइज कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिसीज पार्टनर जो है एक्सेस कैपिटल अकाउंट। भैया एक्स को पैसे कितने मिलने हैं, 9,000 रुपये मिलने, करेक्ट। और वो इस गेनिंग रेशो में बांट दिए जाएंगे। तो 8 + 7 15, 9,000 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 600, 600 इंटू 8 4800। एक्स की कैपिटल में से काट दो, 4200 जेड की कैपिटल में से कट कर दो, और पूरा पैसा एक्स की कैपिटल में क्रेडिट कर दो, उसको उसका प्रॉफिट दे दो। करेक्ट है, एंड दैट इज़ इट। ये क्वेश्चन ये जर्नल एंट्री के साथ डन होता है। सो 5th वाले क्वेश्चन की एंट्री 4800, 4200, 9000 डन। चलिए दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर पेपर। अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं, पढ़ लेते हैं 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 6th क्वेश्चन हमारा, ऑल राइट। Neeraj took over the business of Ajay Enterprises on 1st April 21. The details of the agreement regarding the assets and liabilities were as under. नीरज ने पूरा का पूरा बिजनेस कर लिया है, तो ये इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है। बिल्डिंग दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, सारों के सारों का मेरे को मतलब जो है वो है अग्रीड वैल्यू से, बुक वैल्यू से मेरे को कोई मतलब नहीं। अग्रीड वैल्यू पे मैं बिजनेस परचेज की एंट्री डाल दूंगा। उसके बाद दे रखा है 7 लाख रुपए की परचेज। इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख। परचेज कंसिडरेशन के लिए 7 लाख चेक के थ्रू दिया जाएगा। बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख रुपीज़ नहीं लगाया, तो 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, 2 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो क्या पेमेंट हो रहा है परचेज कंसिडरेशन के अंदर, नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमें दिए हुए हैं, है ना। तो मेरे को परचेज कंसिडरेशन जो है वो सेकंड एंट्री से पता चलेगी, फिर उसको फर्स्ट एंट्री में मैं प्लेस करूंगा, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो है वो बैलेंसिंग फिगर की तरह आ जाएगा फर्स्ट एंट्री में, ठीक है। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पास कर देता हूँ, बट फर्स्ट एंट्री में वेंडर के अगेंस्ट लिखने के लिए फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं होगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नीरज लिमिटेड ने किया है, सो in the books of नीरज लिमिटेड, ठीक है, जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट जर्नल एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट यार, तो पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। खैर अभी बिल्डिंग अकाउंट DR, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट DR,
सारे एसेट्स डेबिट होते हैं, यू कैन स्किप फॉरवर्ड। मीनवाइल आई राइट स्टॉक अकाउंट DR, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट DR, एक लाइन छोड़ देता हूँ अगर गुडविल आ रही हो तो, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, राइट। ओके, इसके बाद सबकी अग्रीड वैल्यू, बिल्डिंग 35 लाख रुपए 35 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख पे अग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद 4 लाख रुपए स्टॉक के बनते हैं, ठीक है। 4 लाख रुपए ट्रेड रिसीवेबल्स के होते हैं, क्रेडिटर्स की अग्रीड वैल्यू है 3 लाख रुपए, जो क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ उतारे जा रहा हूँ, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए के हैं। हमने जो ये बिज़नेस अक्वायर किया है नीरज ने, वो किया है अजय एंटरप्राइजेस से। तो अब जो पैसे देने टू अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट, मेरा सजेशन रहेगा कि वेंडर करके जेनेरिक वर्ड ना यूज़ करें, स्पेसिफिकली अजय एंटरप्राइजेस लिखें। अब अजय एंटरप्राइजेस को कितने पैसे देने वो सेकेंड एंट्री से पता चल जाएगा। तो सेकेंड एंट्री पहले पास आउट कर देता हूँ, अजय एंटरप्राइजेज अकाउंट DR, टू बैंक अकाउंट चेक दे रहे हैं इसको, 2 एंट्री भी पास कर सकते हो, मैं एक ही एंट्री पास कर रहा हूँ। टू परसेंटेज डिबेंचर दे रहा हूँ मैं, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम पे इशू है, क्वेश्चन में ही बता दिया। चेक दिया है मैंने 7 लाख रुपए का, क्वेश्चन में बता रखा है दोस्तों, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख रहा। उसके बाद 2 लाख डिबेंचर इशू हुए हैं, 2 लाख डिबेंचर, ठीक है, और 20 रुपये का एक डिबेंचर है, क्वेश्चन में बता रखा है। तो 2 लाख इंटू 20, 40 लाख रुपए ये डिबेंचर के हो गए। प्रीमियम में 25% की फेस वैल्यू है 20 की, 20 का 25% 5 रुपये की प्रीमियम हो गई। तो 2 लाख डिबेंचर पे 5 रुपये के हिसाब से प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगी 10 लाख रुपए की, करेक्ट है। तो टोटल पेमेंट जो हुआ है वो हुआ है 57 लाख रुपए का, 57 लाख का, ठीक है। तो ये 57 लाख जो है यहाँ अजय एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट लिख देते हैं। अब बैलेंसिंग कर देते हैं इसकी, सिंपल सी, करेक्ट है ना, मतलब बैलेंसिंग से, अरे भाई इस एंट्री का डेबिट क्रेडिट टोटल लगा लो, ठीक है। तो 35 लाख प्लस 12 लाख प्लस 4 लाख, 51 लाख रुपीज़ डेबिट की टोटल है। क्रेडिट की टोटल मैं लूँ तो 61 लाख है ना। पैसे किधर ज़्यादा पड़ रहे हैं? ऑफकोर्स क्रेडिट में ज़्यादा पड़ रहे हैं। गुडविल अकाउंट DR बैलेंसिंग फिगर की तरह आ जाएगी, 61 माइनस 51, 10 लाख रुपीज़ की क्या हो गई? गुडविल हो गई। और ये क्वेश्चन ख़त्म होता है दोस्तों, दैट इज़ इट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट मी चेक द आंसर, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। अब हमें इसी क्वेश्चन में एक और चॉइस भी अवेलेबल है, तो चलिए अब मैं उस ऑल्टरनेटिव चॉइस को भी सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, फॉर दो स्टूडेंट्स जो इसको चूज़ कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव चॉइस को। क्वेश्चन में शो कर देता हूँ, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड चॉइस। ऑन April 121, Z Limited issued 10,008% debentures of 100 each at a premium of 5% to be redeemable at a premium of 10% after 5 years. Issued at premium, redeemable at premium का तो concern entry पास हो जाएगी। The entire amount was payable on application. The issue was oversubscribed to the extent of 10,000 debenture and the allotment was made proportionately to all the applicants. मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 10,000 रुपये की एप्लीकेशन मंगाई थी, बट ओवर सब्सक्राइब हो गया है ये 10,000 के एक्सटेंड से, मतलब 20,000 एप्लीकेशन मुझे रिसीव हो गई होंगी। अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेटली हो गया तो एक्स्ट्रा पैसा रिफंड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक में आ जाएगा, क्योंकि आगे कोई अलॉटमेंट वाली स्टेज है नहीं सरप्लस पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स और लॉस को राइट ऑफ करने की भी, तो ठीक है एंट्री पास कर देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑल्टरनेटिव वाला पार्ट, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करनी है इन दी बुक्स ऑफ
Z Limited, date, particulars, debit and credit, 1st April 21। इशू किया है, फर्स्ट एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कोशिश करिएगा कि जितने कम शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज़ करें वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं और 5% की प्रीमियम पे इशू किए हैं, यानी 105 रुपये मुझे फ़िलहाल रिसीव होने। 10,000 इंटू 105, 10,50,000 रुपये पर पैसा रिसीव हो जाएगा मेरे को बैंक में। ठीक है, ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा। सेकेंड एंट्री, इस पैसे को अप्रोप्रिएट करना है। डिबेंचर एक्चुअली 10,000 नहीं 20,000 डिबेंचर ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 20,000 डिबेंचर पे 105 रुपये डबल रिसीव होगा, इसका 21 लाख रुपए रिसीव होंगे मेरे को। ठीक है ना, ये एंट्री हम अमेंड कर देते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्वेश्चन में बता रखा है। 21 लाख रुपए रिसीव होंगे। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया। पहले इशू निपटा देता हूँ। 2 कितने परसेंटेज डिबेंचर हैं? 8% डिबेंचर अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मैं रिफ़ंड कर दूंगा। 21 लाख रुपए आए हैं मेरे पास। डिबेंचर कैपिटल तो मैं 10,000 डिबेंचर पे 100 रुपये के हिसाब से बनाऊंगा। 10,000 डिबेंचर पे 5 रुपये के हिसाब से जो प्रीमियम का पैसा है वो SPR में डाल दूंगा। और 10,000 डिबेंचर पे 105 रुपये जो हैं वो मैं रिफ़ंड कर दूंगा, जो एक्स्ट्रा आ गए थे, ओवर सब्सक्राइब्ड है ना। तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए तो डालो कैपिटल में। 50,000 रुपये की प्रीमियम बना लो और 10,50,000 रुपये पूरे रिफ़ंड कर दो। अब रिडम्शन का काम कर लेते, तो रिडम्शन प्रीमियम पे है। 10,000 डिबेंचर पे रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू बी रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 10 रुपये की प्रीमियम हो जाएगी। तो 1 लाख रुपए POR में क्रेडिट होगा। जितना POR में क्रेडिट होता है उतना का उतना ऊपर लॉस ऑन इशू में डेबिट हो जाता है। एक्सपेंस है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये एंट्री, सेकेंड एंट्री यहाँ फिनिश हुई। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने कहा है कि राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू की एंट्री भी डालनी है। तो या तो से इशू वाले दिन भी कर सकते हैं अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हो तो, नहीं हो तो 31 मार्च 22 को ईयर एंड पर ये जो लॉस ऑन इशू है मेरे पास 1 लाख रुपए का, इसे राइट ऑफ कर दूंगा। SPR है मेरे पास इसको राइट ऑफ करने के लिए, तो जितना SPR से होता है SPR, नहीं तो बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ P&L से ले लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, 2 लॉस ऑन इशू अकाउंट। लॉस ऑन इशू जो है 1 लाख रुपए का है। 50,000 रुपये मेरे पास SPR में इसी इशू से आए हैं, 50,000। बचे हुए 50,000 मुझे स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेने पड़ेंगे, या और कोई कैपिटल नेचर का रिजर्व या फ्री रिजर्व ले सकते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ज़बरदस्ती ऐसा डेटा देगा कि इस साल फर्म को लॉस हुआ है। डजेंट मैटर, इस साल फर्म को लॉस हुआ होगा तो आप उस लॉस को इंक्रीज़ करिए, पर जो भी लॉस ऑन इशू है, डिस्काउंट ऑन इशू है, उनको ईयर ऑफ इशू के अंदर पूरा का पूरा राइट ऑफ करना है। ये लॉजिक है। ये क्वेश्चन डन होता है दोस्तों। मैं आंसर इसका एक बार वेरीफाई कर देता हूँ। मैं एम प्रीटी श्योर कि ये एकदम बराबर करेक्ट ही किया है। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज वाला जो क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई विल गिव अ रीड। हियर वी गो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। डिसोल्यूशन पे अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आता है और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है डिसोल्यूशन का, सो इट्स अ बेटर चॉइस इन माय ओपिनियन एंड कंपैरिजन टू रिटायरमेंट। 5 जर्नल एंट्री के नंबर मिलते हैं, जिसमें से एक आधी तो नो एंट्री भी हो सकती है। सो यू विल सेव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज कंपेयर टू दी रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखिएगा, RKS was dissolved on 31st March 21. Pass necessary journal entry for the following after various assets other than cash in bank and third party liabilities has been transferred to realization. assets and liabilities realization में ट्रांसफर होगी, उसके बाद एंट्री पास करने को बोला है. तो फटाफट से एंट्री पास कर लेते हैं. के अग्री टू, मैं यही एंट्री पास कर लेता हूँ ताकि आपको क्रॉस पर्सपेक्टिव दिखता रहेगा. सबसे पहले लिखा है के अग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन. तो पार्टनर कह रहा है कि मैं एक लाइबिलिटी पे कर दूंगा, उसकी वाइफ का लोन है तो भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी ही है. तो रियलाइजेशन टू केस कैपिटल एंट्री डल जाएगी 6,000 रुपये से. डन. टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000. क्रेडिटर्स वर 10,000 वर गिवन ऑफ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. तो 10,000 के क्रेडिटर का काम तो खत्म हुआ. अब बचे 30,000 के क्रेडिटर्स. रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%. तो 40,000 में से 10 के क्रेडिटर तो गए, वो 8 का एसेट ले जा रहे हैं, 8 के ऊपर का ले जा रहे हो, फाइनल सेटलमेंट ले जा रहे हैं, मतलब उसकी तो कोई एंट्री डलेगी, नो एंट्री. अब बचे 30 के. 30 में से 10% का डिस्काउंट मतलब 3,000 का डिस्काउंट. 30 में से 3,000 माइनस किया, 10% माइनस किया, मतलब 27,000 का पेमेंट हो रहा है. तो उसकी एंट्री कर दो रियलाइजेशन टू कैश. कितनी? 27,000. डन, खत्म. नेक्स्ट एंट्री. A machine that was not recorded in books was taken over by K at 3,000 whereas it is expected value 5,000 है. क्या expected value से मतलब नहीं है. पार्टनर किस अग्रीड वैल्यू पे ले जा रहा है उस पर एंट्री डल जाएगी. रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो, पार्टनर ले जा रहा है तो एंट्री डलेगी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. तो यहाँ एंट्री डल जाएगी के टू रियलाइजेशन. एक्चुअली केस कैपिटल टू रियलाइजेशन 3,000 रुपये से जो वैल्यू अग्री करी गई है उस पर. Fourth, the firm has a debit balance of 15,000 in profit and loss account on the date of dissolution. तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री लग जाएगी. डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री डल जाएगी RKS टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 रुपये का है. PSR में बढ़ जाएगा, PSR दे नहीं रखा, मतलब इक्वल 5,000 रुपये. 5,000 5,000 5,000. डन. ठीक है. उसके बाद एंट्री दे रखी है अ डेटर राम फॉर 9,000 अग्रीड टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट. डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस है 18,000 रुपये के, मेरा खर्चा है. एक डेटर जो है वो कह रहा है कि मैं इन पूरे एक्सपेंसेस को पे कर दूंगा. ठीक है. एक डेटर कह रहा है कि वो मेरे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को पे कर देगा. तो मेरा ना कैश जा रहा है ना डेटर से कोई कैश आएगा. तो फिफ्थ वाले की हो जाएगी नो एंट्री. कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत है ही नहीं. और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है. अब इसके बाद हमें करना है द क्वेश्चन दैट इज़ ऑन रिटायरमेंट. वो भी मैं आपके लिए सॉल्व ज़रूर करूँगा, है ना. बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि एग्ज़ाम में आता है, इट्स बेटर टू टेक डिसोल्यूशन. अगर जर्नल एंट्रीज आती है तो डिसोल्यूशन इज़ अ वेरी गुड चॉइस टू मेक. यू कैन सी हाउ कन्वीनियंटली वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलिए, बट अब हम रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन कर देते हैं. सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं. वन इज़ फ्रॉम डिसोल्यूशन चैप्टर और जो दूसरा वाला होगा वो रिटायरमेंट से है. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा एंड वरुणा. As on 31st March, we have agreed to share profits and losses in the proportion of their capitals. कैपिटल के रेशो में इनका PSR रहेगा. तो कैपिटल में पढ़ लेता हूँ. अरुणा की कैपिटल है 2 लाख, करुणा की है 3 लाख और वरुणा की है 2 लाख. तो PSR अगर कोई कहे सो 2:3:2 हो जाता है. वन थिंग इज़ क्लियर है ना. अरुणा, करुणा और वरुणा, ये तो PSR हो गया. बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं. लाइबिलिटी साइड में अगर मैं देखूँ तो जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू नो आखिर इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है. वन मोर थिंग, हमें क्वेश्चन में ये सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट का, आपको ये ज़रूर पढ़ लेना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है या जर्नल एंट्रीज डालने के लिए. क्योंकि फिर उस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को देखना चाहिए और प्रोग्रेसिवली स्टार्ट कर देना चाहिए. कहने का मतलब यह है कि अगर जर्नल एंट्रीज मांगी है तो अगर आपको रिजर्व दिख रहा है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर दो. वर्कमैन कंपनसेशन है तो उसका एडजस्टमेंट कर दो. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है तो उसका एडजस्टमेंट कर दो. रीवैल्यूएशन का क्यूमुलेटिव एंट्रीज फाइंड आउट कर लो कि जो सारे फ़ायदों की एंट्री है वो एक बार ढूंढ लो.
सारे नुकसान की जो एंट्री है वो एक बार ढूंढ लो। इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा प्रोग्रेसिवली और जल्दी हो जाएगा। और एक बात के कोई आइटम मिस नहीं करोगे आप, जो दिख गया है उसका सीधा एडजस्टमेंट कर लीजिए। बट अगर क्वेश्चन के अंदर अकाउंट मांगा है, फिर आपको अलग पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को देखना चाहिए। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसे निपटा दीजिए। पार्टनर्स कैपिटल में जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्हें रिजर्व्स के, उनके मार्किंग्स रख दीजिए अपने टेस्ट जो पेपर है उसके अंदर, और फिर उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो देख लेते किसने रिटायर होने का सोचा है। तो अरुणा ने रिटायर होने का सोचा है। From the firm, remaining partners decided to carry on the business. It was agreed to revalue assets and liabilities on the following basis. मेरे से बैलेंस शीट मांगी नहीं है, तो इनकी ऑल्टर्ड वैल्यू से मुझे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ रिवैल्यूशन से मतलब है। लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, बेड डेट्स हैं 17,000 रुपये के। और अगर मैं ऊपर देखूंगा तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो है वो 10,000 रुपये का है। करेक्ट, दैट मीन्स 7,000 रुपये का रीवैल्यूएशन में डेबिट करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा बेड डेट्स हुए हैं। और क्वेश्चन में मुझे ये नहीं बता रखा है कि कितने अमाउंट का प्रोविज़न हमें मेंटेन करना है, तो मैं कोई नया प्रोविज़न अपनी तरफ से नहीं बनाने वाला हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम 8,000 का है, 15,000 का रिजर्व बना हुआ है, तो 8 के ऊपर वाला रिजर्व मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। गुडविल जो है फर्म की वैल्यू करी गई है 1,40,000 रुपये पे। अरुणा शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर करुणा एंड वरुणा, बेसिकली गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जर्नल एंट्री डालने के लिए कह रहा है। और उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि मैं ये गुडविल का एडजस्टमेंट कर सकूँ। और गुडविल मुझे 1,40,000 जो है वो फर्म की दे रखी है। करेक्ट। आगे, अमाउंट ड्यू टू करुणा सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 कैश में दे रहे हैं और बचा हुआ लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सिंपल जो बैलेंस है उसको लोन अकाउंट में डालना है, दैट इज इट। उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस वुड बी और वाला पोर्शन एक्चुअली। ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, जो डिसोल्यूशन वाला था वो तो मैंने उधर क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व कर लिया था। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो डेटा दे रखा है उसको मैं पढ़ता जाता हूँ। लेट्स डू वन थिंग, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अरुणा वरुणा करुणा पार्टनर है। ओल्ड रेशियो इनका कैपिटल से निकाला था, 2:3:2 आ रहा है, राइट। न्यू रेशियो की अगर मैं बात करूं तो अरुणा जी तो रिटायर हो रही हैं और करुणा और वरुणा ने डिसाइड किया है कि वो 4:3 में शेयर करने वाले हैं। आई थिंक दिस इज़ दी सेकेंड और दी थर्ड टाइम जब ये फॉर्मूला हमारे यूज़ में आ रहा है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, पॉजिटिव आया तो पार्टनर गेनिंग कहलाएगा, नेगेटिव आया तो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग कहलाएगा। वी की बात करते हैं। वी का न्यू रेशियो है बेटा 4/7 का। ओल्ड रेशियो जो है वो है 3, 2, 5, 6, 3/7। सो कन्वीनियंट, 1/7 का गेनिंग हो गया। अब बात करते हैं के की। बेस सेम है तो एलसीएम बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, 3/7 माइनस 2/7, यहाँ पर आ जाएगा 1/7, ये भी गेनिंग हो गया। 2/7 अरुणा अपना शेयर छोड़कर गई थी और वो 1/7 करके वी और के ने गेन कर लिया है। गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:1। ठीक है, हमें 5th पॉइंट के अंदर फर्म की गुडविल दे रखी है, तो उसमें एज शेयर इन गुडविल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1,40,000 तो पूरी फर्म की गुडविल है। पूरी 1,40,000 की गुडविल नहीं मिलेगी इनको सिर्फ इनका शेयर मिलेगा, है ना। फर्म की गुडविल है 1,40,000। तो अरुणा का जो शेयर है वो है 2/7। 7 2 14, 2 2 40,000 रुपीज़ इनका शेयर हो जाएगा, जो गेनिंग रेशियो 1:1 में बढ़ जाएगा। इसकी अगर जर्नल एंट्री चाहिए सपोर्ट के लिए तो एंट्री डलेगी VK2A, ठीक है ना, ज़ कैपिटल ऑफकोर्स। 20,000 ईच इन दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और 40,000 ए में क्रेडिट हो जाएगा। करेक्ट है, वेरी नाइस। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं
और रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 30%। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए की है, 30% से अप्रिशिएट हो रही है, 2 लाख का 30% 60,000 फ़ायदा हो गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। एक बहुत सिंपल सा क्यू पॉइंट है, टर्म 1 से हम इसकी बातें करते आ रहे हैं। सारे फ़ायदे क्रेडिट होते हैं, सारे नुकसान डेबिट होते हैं, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग डन। मशीनरी भी डेप्रीशिएटेड बाय 20%। मशीनरी बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है 3 लाख की, 3 लाख का 20%, 60,000 का डिप्रीसिएशन हो जाएगा टू मशीनरी। ये तो नलीफाई हो गए एक दूसरे से, 60,000। इसके अंदर ये जो रीवैल्यूएशन वाले एडजस्टमेंट है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा भी आ सकता है कि इज अंडर वैल्यूड बाय दिस मेनी परसेंट एंड इज ओवर वैल्यूड बाय दैट मेनी परसेंट। ऐसा नहीं, इज टू बी डेप्रीशिएटेड नहीं लिखा होगा, ऐसा बोला होगा इज अंडर वैल्यूड बाय या ओवर वैल्यूड बाय। तो आपको फिर ध्यान देना है, अगर अंडर वैल्यूड बाय 20% दिया है तो कितना अंडर वैल्यूएशन है ये निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा द अमाउंट इन बैलेंस शीट डिवाइडेड बाय 80। जो भी परसेंट है 100 से माइनस करके उस फिगर से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, तो पता चलेगा द अमाउंट ऑफ अंडर वैल्यूएशन। और फिर वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों क्रेडिट करना है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से 20% कम पे रिकॉर्ड किया हुआ है। और ऐसा लिखा हुआ है ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो 100 में वो ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज ऐड कर दोगे, बैलेंस शीट के अमाउंट को 120 से डिवाइड करोगे और 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो पता चलेगा किस अमाउंट से ओवर वैल्यू किया हुआ है। फिर उस रिजल्टेंट अमाउंट को रीवैल्यूएशन में डेबिट करोगे। इस बात का ध्यान रखना, अगर ऐसा एडजस्टमेंट आता है तो कंफ्यूज करने के लिए, ट्रिक करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, बेड डेट्स हैं 17,000 रुपये के, पीवीडीडी है 10,000 रुपये का, तो सिर्फ 7,000 के बेड डेट्स जो हैं वो यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में आने वाले हैं, उनको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। 7,000 के डन। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, पर मेरे पास बहुत बड़ा रिजर्व बना हुआ है, 15 का रिजर्व है, 8 का क्लेम है, इससे ज़्यादा कुछ आने नहीं वाला। उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, दैट इज़ इट। रीवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ए वी के तीनों ही एक साथ इसको बेयर करेंगे, ठीक, अपने पुराने पीएसआर में। 7,000 है, वेरी ऑब्वियस, और ओल्ड पीएसआर में करेंगे जो कि है 2:3:2, 2,000, 3,000 एंड 2,000। वेरी सिंपल, 2,000, 3,000 एंड 2,000। डन है बॉस। ठीक है, इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा है। बिना किसी देरी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टार्ट कर रहा हूँ। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए वी के, पर्टिकुलर्स ए वी एन के। सबसे पहले तो बैलेंस उतार देता हूँ इनका, बाय बैलेंस, जो कि है 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, ये बैलेंस उतार दिए। अब बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व जो दे रखा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 35,000 का है, 7 5 ज़ा 35,000, 5 2 ज़ा 10,000, 5 3 ज़ा 15,000 एंड 10,000। ये जो बैलेंस शीट में 35,000 का रिजर्व था वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखो बच्चों 15,000 का रिजर्व है और उस पर ना नीचे क्या रखा है 8 का क्लेम है, तो बचा हुआ 7,000 बांट दो, 2,000 वही OPOR, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, 2,000, 3,000 एंड 2,000। ये मैंने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एसेट साइड में कोई अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, कोई पुरानी गुडविल नहीं है, तो एसेट साइड का कोई इम्पैक्ट जाएगा नहीं। रीवैल्यूएशन से हमें लॉस आया है 7,000 रुपये का। ये रीवैल्यूएशन का जो बैलेंसिंग फिगर था इसको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल का क्यू पॉइंट टर्म 1 से बात करते आ रहे हैं, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम करनी होगी तो डेबिट करना। 2,000, 3,000 एंड 2,000, ये रिवैल्यूएशन का लॉस मैंने दे दिया।
अब एक एडजस्टमेंट बचा है गुडविल की प्रीमियम का, ठीक है। तो उसकी एंट्री डलेगी, ए रिटायर हो रहा है तो वी की कैपिटल और के की कैपिटल डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे। फॉर आर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट यहाँ पर मैंने वो जर्नल एंट्री भी पास करी है। वी के टू ए, तो ए में आ जाएगा 2020 फ्रॉम वी एन के 20,000 एंड 20,000 40 की क्रेडिट मिल गई। और यहाँ आ जाएगा टू एज कैपिटल, ए में से कुछ भी नहीं होगा, वी में 20,000 काट दिए जाएंगे और के में से भी 20,000 रुपये काट दिए जाएंगे, इनको पेमेंट करना है, ठीक है। डन। नाउ व्हाट, गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो गया। एक बात कही हुई है कि ए को जो है वो रिटायर कर रहे हैं, उनको 50,000 रुपये कैश में देने हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ कैश 50,000 टू कैश, ठीक है। टू और बाय के वैसे भी मार्क्स नहीं कटते, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। और बचा हुआ जो है वो बैलेंस, एक्चुअली बैलेंस से पहले ए का तो लोन हो जाएगा, एज लोन, और बचे हुए पार्टनर का बैलेंस उतार दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्म को। बैलेंस शीट हमें बनाने को काम नहीं है, बस बैलेंस निकल जाएंगे, हमारे 5 नंबर डन हो जाएंगे। 2,10,000 40 2,52,000 2,52,000 52 यहाँ हो गए, 2 लाख रुपए लोन में गया, ए का कोई बैलेंस बचेगा नहीं, 3,18,000 3,18,000 माइनस 23,000 2,95,000 ए का बैलेंस बचेगा, और 2,12,000 माइनस 22,000 1,90,000 जो है ये के का बैलेंस बचेगा। और अभी क्वेश्चन ख़त्म होता है, ये हमारा रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन, दिस इज़ इट, है ना। बैलेंस शीट हमें बनाने को कहा नहीं है, सैम्पल पेपर पैटर्न के हिसाब से जाऊँ तो बैलेंस शीट साथ में मांगना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेंदी कर देगा, टू सफाइज विद द 5 मार्क्स दैट आर अलॉटेड टू दिस क्वेश्चन। ये डन होता है हमारा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, चलिए। सो दिस इज़ डन। 8th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। गामा लिमिटेड विशेस टू रेज फंड्स अमाउंटिंग टू, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। ये मिस्टेक कई बार बच्चों से हो जाएगी कि यहाँ पर किस नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो समझिए, गामा लिमिटेड विशेस टू रेज फंड, गामा लिमिटेड को ना इतने अमाउंट के फंड चाहिए, 31,50,000 का फंड रिक्वायरमेंट, इतना पैसा चाहिए। इसका मतलब ये जो 31,50,000 है ना बच्चों, ये बैंक में आना चाहिए, करेक्ट। अब ज़रूरी नहीं कि मेरा डिवेंचर मार्केट के अंदर फेस वैल्यू पे बिके, है ना, मेरा डिवेंचर मार्केट के अंदर प्रीमियम पे बिक सकता है, विच इज़ वेरी कॉमन। तो अब ये 31,50,000 का फंड रेस करने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं कि 31,50,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू डिवेंचर चाहिए होंगे, है ना। तो मार्केट के अंदर देखिए, डिसाइडेड टू इशू 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो मेरे डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100, पर मैं एक डिवेंचर मार्केट में इशू करूँगा ना, तो मेरे पास पैसे 100 नहीं आएंगे, मेरे पास 105 रुपये आएंगे। मुझे 31,50,000 31,50,000 रुपीज़ चाहिए, तो वो पैसे रेस करने के लिए मेरे को 31,50,000 डिवाइडेड बाय 105, मेरे डिवेंचर जो है ना, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, वो मेरे 30,000 से ही काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लेना, नहीं तो ये चीज़ कंफ्यूज करती रहेगी। अरे 30,000 डिवेंचर इशू करो, लोग हर डिवेंचर पे 105 देंगे, 31,50,000 रुपये रेज हो जाएंगे। अगर आप 31,50,000 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, मान लो, तो आपके डिवेंचर्स निकले 31,500। अब 31,500 डिवेंचर रेस कर रहे हो, हर डिवेंचर पे 105 मिल रहे हैं, तो आपके पास 33,07,500 आ रहे हैं, पर आपको पैसे तो सिर्फ 3150 चाहिए, तो आप ज़्यादा पैसा रेस करके करोगे क्या? अगर आपके पास उस पैसे की यूटिलिटी नहीं है, तो यू वुड बी जस्ट पेइंग इंटरेस्ट बट नॉट अप्लाइंग दैट फंड्स एनीवेयर। तो अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट आती है, तो जो अमाउंट ऑफ फंड है वो डिवाइडेड बाय इशू प्राइस होगा, करेक्ट है। बट इसकी जगह लिखा जाता है गामा लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू डिवेंचर्स ऑफ ₹31,50,000, फिर इस 31,50,000 को फेस वैल्यू से डिवाइड करते तो नंबर ऑफ डिवेंचर आता। ध्यान रखना बच्चों,
शुरू में अगर यहाँ गलती हो गई, नंबर ऑफ डिबेंचर्स गलत निकले, सारी की सारी सब पार्ट्स में कोई मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। यहाँ गलती मत करना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। और ये बहुत बढ़िया तरीका है फंसाने का। पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का गलत हो जाएगा अगर नंबर गलत निकाल दिए तो। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ मैं। रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। रिडम्शन 8% की प्रीमियम पे हो रहा है, कर लेंगे हम वो। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड जनाब 30,000 रुपये। 30,000 डिबेंचर, सॉरी नॉट रुपये, 30,000 डिबेंचर इशू करने। पास जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, बिल्कुल कर देंगे अभी अलॉटमेंट की एंट्री। पास एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एज पर AS 16। एक्चुअली थोड़ा सा ग्लोट करने की कोशिश करी ऑथर ने ये, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट का होता है, हमारे ऊपर इंड AS अप्लाई होते हैं। और अगर ये लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने की एंट्री मांग भी रहा है AS 16 के अकॉर्डिंग, तो हम AS 16 के अकॉर्डिंग एक्चुअली करते नहीं है, हम पूरा लॉस जो है ईयर ऑफ इशू में ही राइट ऑफ कर देते। तो बेसिकली ये यहाँ से क्वेश्चन ही गलत है, ये पूछना ही नहीं चाहिए था, है ना। इन्हें सिर्फ इतना कहना चाहिए था लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री डालनी है, हमें जो पता है हम वो डाल देंगे। ठीक है ना, हमने जो पढ़ी है हर क्वेश्चन में। डिबेंचर पे इंटरेस्ट निकालना, ये और आसान क्वेश्चन ही हो गया। डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना देना है। एक डिबेंचर, एक ही तरह के डिबेंचर इशू हुए बेटा, 30,000 डिबेंचर इशू हुए, 100 रुपये का एक डिबेंचर है। आप एक बात समझ जाना, प्रीमियम आती है, रिडम्शन पे प्रीमियम होती है, डिस्काउंट पे इशू होता है, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। ऑल थिंग्स दैट आर इन परसेंटेज आर कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, एंड ऑफ स्टोरी। तो यहाँ पर 30 लाख पर मेरे को इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट कितना देना है। अरे 10% के डिबेंचर है, 10% का इंटरेस्ट दूंगा, और कितना दूंगा। तो इशू 10% डिबेंचर, 10% है, इसलिए इंटरेस्ट रेट 10% की हो जाएगी। 3 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया। प्रिपेयर लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट, कोई बड़ी बात नहीं है, जर्नल एंट्री डालने के बाद लेजर अकाउंट में, मतलब तो आप फ्री के नंबर दे रहे हो हमें, मैं तो ये मानता हूँ। अगर मेरे से जर्नल एंट्री मांगी और उसके बाद लेजर भी मान लिया, तो लेजर क्या, पोस्टिंग्स हैं यार, बस वो तो कर ही सकते हैं, है ना। आओ जी, 8th क्वेश्चन में जो लिख कर करने वाला पार्ट है वो मैं सॉल्व करके दे देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड में बता चुका हूँ 30,000। सेकेंड इन्होंने कहा है कि जर्नल एंट्री पास करके दो, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो डिबेंचर चैप्टर से तो मेरे हिसाब से सब कुछ आ रहा है, डिबेंचर चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिस होगा। इशू की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री हो गई, कोलैटरल सिक्योरिटी हो गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, एंड ऑल्सो द थ्योरी टाइप्स ऑफ डिबेंचर वगैरह, सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। फुल सिक्योर्ड नंबर है ये, तो 100% आ जाएंगे। और पता भी है कि इस जगह आने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, कैसा भी दे दो यार आप। डिबेंचर के नंबर बिल्कुल कट नहीं करने, डिबेंचर में फुल ऑन फुल लेकर आने, राइट। 30,000 डिबेंचर्स है बेटा, इशू हो रहे हैं 105 पर। तो फर्स्ट एंट्री में अमाउंट 31,50,000 आने वाला है, यहीं से तो क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी, यही पैसा तो चाहिए था, बैंक में आ गए 31,50,000 रुपये। अब अलॉटमेंट की एंट्री कर देते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहले इशू निपटा देता हूँ। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 31,50,000 रुपये आएगा। यहाँ पर आ जाएंगे 30,000 डिबेंचर, 100 रुपये का एक फेस वैल्यू से इसको भर दूंगा, 30 लाख रुपए। और 30,000 डिबेंचर पे 5 रुपये पर डिबेंचर जो है वो 1.5 लाख रुपए जो है वो SPR में चला जाएगा। अब रिडम्शन भी प्रीमियम पे हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में, पढ़ के बता देता हूँ। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8%, किसका 8%, 100 का 8%, 8 होता है 30,000 इंटू 8, 2,40,000 रुपये रिडम्शन पे ज़्यादा देने, प्रीमियम ऑन रिडम्शन में क्रेडिट हो जाएगा। सेम अमाउंट लॉस ऑन इशू अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, 2,40,000 रुपये। ये भी डन हो गया हमारा काम। जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स डन। थर्ड में कहा है इन्होंने कि इसको राइट ऑफ करने की, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री डाल दो। एक एंट्री डाल दूंगा, जितना SPR है वो SPR से ले लूँगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR। उसके बाद जो कम पड़ेगा, अगर कोई रिजर्व है
तो उस रिजर्व को यूज़ किया जाएगा, नहीं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से लिया जाएगा, इवन दो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लॉस पड़ा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू लॉस ऑन इशू अकाउंट। लॉस ऑन इशू 2,40,000 रुपये का है। SPR से मुझे मिल जाएगा 1,50,000। सबसे पहले SPR को यूटिलाइज करना है, फिर कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में, फिर फ्री रिजर्व्स। कैपिटल नेचर मतलब कैपिटल रिजर्व या ऐसा कुछ पड़ा है। तो 2,40,000 माइनस 1,50,000, 90,000 रुपये का स्टेटमेंट ऑफ PNL से लेना पड़ेगा हमें। थर्ड एंट्री भी डन। फोर्थ एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट की 3 लाख रुपए का लगेगा, वो मैं बता ही चुका हूँ। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ पार्ट में इन्होंने कहा है कि लॉस ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट बनाना है। लॉस ऑन इशू अकाउंट फटाफट से बना देते हैं। डेबिट क्रेडिट, एक डेट भी दे रखी है यहाँ पे इन्होंने। तो ये जो इशू हुआ है ये 1 अप्रैल 21 को हुआ होगा। जो राइट ऑफ की एंट्री इसको 1 अप्रैल को भी वैसे तो डाल सकते हो, पर 31 मार्च इज़ मोर अप्रोप्रिएट। 31 मार्च 22 को ये राइट ऑफ हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। लॉस ऑन इशू की एंट्री क्या डली है देखो, समझना। लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट्स है। तो जो POR में क्रेडिट हो रहा है ना, वो सेम अमाउंट लॉस ऑन इशू में डेबिट हो रहा है। ये बेसिकली एक कंपाउंड एंट्री है। मैं एक अलग सेपरेट एंट्री भी कर सकता था, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो लॉस ऑन इशू अकाउंट में आपको 1 अप्रैल 21 को लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन इशू डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन थी 2,40,000 रुपये की। और 31 मार्च 22 को इसको राइट ऑफ कर दो। बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ किया? 1.5 लाख रुपए का। और बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ PNL से ले लिया। बाय स्टेटमेंट ऑफ PNL 90,000 रुपीज़ का। ख़त्म हो गया ये। 2,40,000, 2,40,000 डन है बेटा, ये क्वेश्चन डन। ठीक है, सारे पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, उसे ऊपर चलकर पढ़ लेते हैं एक बारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 का ही रिसेप्शन पेमेंट दिया है, मतलब ये इस साल का एंड हुआ। इस साल सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है एज एट मतलब 31 मार्च 21 को, मतलब ये टोटल आउटस्टैंडिंग हुए 60,000 रुपीज़ के टोटल रिसीव हुए इस साल, और 16,200 इस साल के एंड में टोटल बाकी हैं। आगे लिखा है 1,200 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर 1920 फॉर सब्सक्रिप्शन। स्टिल इन एरियर्स मतलब ये जो 16,200 के जो एरियर में चल रहे हैं ना, ये तो टोटल है, क्योंकि एज एट वर्ड यूज़ है। इसी पेपर में हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि एज एट होता है मतलब टोटल की बात हो रही है, करेक्ट है ना। तो 16,200 में से प्रीवियस ईयर के कितने बाकी है? प्रीवियस ईयर के 1,200 बाकी। तो करंट ईयर के कितने हुए? 16,200 माइनस 1,200, 15,000 हुए। करंट ईयर के जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो हैं 15,000 रुपये के। ठीक है, 60 आए हैं, 15 आने चाहिए थे पर नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। आगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई बात करी नहीं। तो इस साल इनकम में जो मैं सब्सक्रिप्शन लिखूंगा, वेरी सिंपल, 60 जो रिसीव है, 15 जो अक्रूड है, ख़त्म, 75,000 डन। बैलेंस शीट मुझे बनाने को कहा नहीं है ना, तो मैं बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को देखूंगा ही नहीं। इसके बाद वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालने का इंटेंशन होगा, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। यहाँ पर पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट हुआ, ये परचेज हो जाएगी। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है नहीं, कोई सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी रिसिप्ट साइड में मुझे दिख नहीं रही है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे आपके वर्किंग नोट के पार्ट होंगे। क्योंकि मैं इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए यहीं करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन के साथ में ही, ताकि बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन आपके लिए भी तकलीफ ना हो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो बिगनिंग में है 3000 का है। क्लोजिंग स्टॉक जो है 4500 रुपये का है। पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट हुआ है 11,500 रुपये का। 3,000 रुपये का स्पोर्ट्स मटेरियल था, 11,500 का और ख़रीदा, 4,500 रुपये का साल के आखिरी दिन बचा है। बचा हुआ कहाँ गया, कंज्यूम हो गया होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में अपन लिख देंगे, वही बनाना है हमें, ठीक है। आगे लिखा है डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है और यहाँ पर हमने 20,000 रुपये का ना फर्नीचर परचेज़ किया है, दे रखा है 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज हो जाएगा। 20,000 पे 6% के हिसाब से 1,200 रुपये का डेप्रीसिएशन होता है पूरे साल का, ठीक है ना। तो आधे साल का ये 600 रुपये का डेप्रीसिएशन होगा, एक्सपेंडिचर में लिख दिया जाएगा, डेबिट हो जाएगा, करेक्ट है। 20,000 पे 10% 2,000 रुपये का हुआ, नहीं 20,000 पे और 10% का डेप्रीसिएशन गलत निकाल दिया यहाँ पे मैंने। 20,000 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है फर्नीचर की जो हमने ख़रीदा, उस पर 10% का डेप्रीसिएशन 2,000, आधे साल का 1,000 का डेप्रीसिएशन होगा। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, डेप्रीसिएशन की रेट 12% नहीं 10% है। डन हो गया भाई ये, ठीक है। नीचे 10% इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं इस फर्नीचर के नीचे ही, करेक्ट, वो भी हमने 1 अक्टूबर को की है। तो 70,000 के हिसाब से अगर पूरे साल की बात करूं तो 7,000 का इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था 6 महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर है तो इंटरेस्ट आना चाहिए था 3,500 रुपये का। रिसिप्ट साइड में मैं देख रहा हूँ तो कोई इंटरेस्ट आया नहीं, तो ये पूरा अक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा, करेक्ट, एंड दैट्स इट। चलो अब हम अकाउंट बना लेते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के एक एक आइटम को फॉलो करते चलेंगे और उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते चलेंगे। यूथ क्लब है, इन द बुक्स ऑफ यूथ क्लब इनकम एंड expenditure account for the year ending 31st March 21। expenditure amount, income अमाउंट, करेक्ट। सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट हमने किया था बाय सब्सक्रिप्शन, बेटा हमें बता रखा था कि 16,200 के टोटल सब्सक्रिप्शन है, इसमें से 1,200 पिछले साल के, मतलब 15,000 इस साल के हुए तो 75 हो जाएंगे। कैलकुलेशन ज़रूर दिखाइएगा, 60,000 प्लस 15,000, करेक्ट है। और वो जो अक्रूड आपने दोनों बाइफर्केट किए वो कैलकुलेशन भी वर्किंग नोट में ज़रूर दिखाना। इसके बाद लिखा है डोनेशन, बिलियर्ड्स टेबल के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन आया तो इसका स्पेशल फंड बन जाएगा, या नहीं आएगा। इसके बाद एंट्रेंस फ़ी दे रखी है, बाय एंट्रेंस फ़ी, देखो ध्यान देना, एंट्रेंस फ़ी के लिए कुछ कहा नहीं है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में लिख देना है ना। अगर कहा है कि कैपिटलाइज करना है ऐसा कुछ तो फिर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी, बाकी इसको नॉर्मली आपको इनकम में लिख देना है। बाय ओल्ड मैगजीन रद्दी बेची है, बेसिकली इसका पैसा आया है जिधर से भी आया है, क्रेडिट करो अपने तो इनकम में 450 रुपीज़, डन भैया। अब एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ते हैं हम। 2 सैलरीज़, 31,500 की सैलरीज़ है। 2 पोस्टेज, 1,250 रुपये का पोस्टेज है। 2 रेंट, 9,000 रुपये का रेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नॉर्मल खर्चे हैं, सीधा कट कॉपी पेस्ट हो रहा है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो क्रॉस में लिख दो, एटलीस्ट एक आधा नंबर वहीं से कमा लोगे। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना है यहाँ पर, तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ऊपर कैलकुलेशन करी थी हमने, 10,000 रुपये का आ रहा था टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जाकर। 10,000 रुपये का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ रहा है, सिर्फ कंज्यूम्ड आएगा, बचा हुआ एसेट साइड में जाएगा। एनपीओ कंज्यूमेबल्स की तरह ट्रीट करता है काफ़ी आइटम्स को।
ये आ गया 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, लिख दो बस, कुछ भी नहीं करना है, वहाँ से देखा यहाँ लिख दिया और इसके भी मार्क्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। फर्नीचर पे डिप्रीसिएशन आ जाएगा, टू डिप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000 रुपये का, 20,000 पे 10%, 2,000, 6 महीने का 1,000। इन्वेस्टमेंट हमने खरीदे थे तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट उस पर अक्रू हो रहा है इंटरेस्ट। 70,000 पे 10%, 7,000, 7,000 का आधा 3,500, बिल्कुल भी रिसीव नहीं हुआ इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। और दैट्स इट। फर्नीचर का स्पोर्ट्स मटेरियल का एडजस्टमेंट कर लिया, डेप्रीसिएशन मैंने चार्ज कर लिया है फर्नीचर पे, फर्नीचर एक ही तरीके का है, डन है। अब सरप्लस या डेफिसिट इसका निकल के आ जाएगा, इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक बारी के लिए। हो गया, सरप्लस आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट का बेसिकली टोटल लगानी है, क्रेडिट साइड की टोटल 75,000 प्लस 1,100 प्लस 450 प्लस 30 प्लस 3,500, 80,050। दोस्तों, इफ़ यू डू नॉट possess good computational skill, good calculation skills, I would suggest you to leave the calculations for the last, ठीक है ना। कैलकुलेशंस के चक्कर में पेपर अनअटेम्प्टेड नहीं रख के आना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ईजी है कैलकुलेशन, हो रही है आपसे, कर लीजिए। अगर लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, इट वुड टेक टाइम, लीव इट फॉर द लास्ट। टाइम बचा तो करना, नहीं तो मत करना, कोई बात नहीं, थोड़े नंबर कट जाएंगे, बट उस चक्कर में अगर क्वेश्चन छोड़ा है तो बहुत ज़्यादा नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो स्मार्टली टैकल करना है, चिंदी नंबर बचाने के लिए, छोटे मोटे नंबर बचाने के लिए बड़े नहीं गंवाने, ठीक है ना। शतरंज का खेल है, थोड़े प्यादे अपने भी मारने पड़ेंगे, ठीक है ना। करेक्ट है क्या? डन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आइए अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, हियर वी गो। पार्ट बी की तरफ आ गए हैं अब हम। तो चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या मांगा है हमसे। What is meant by cash flow statement? Cash flow statement is a statement prepared according to accounting standard 3 to show inflow and outflow of cash and cash equivalents divided under 3 activities, namely operating, investing and financing, ठीक है। That is it। ये बहुत enough answer है for 1 mark, ठीक है। आगे, What is meant by cash equivalents while preparing cash flow statement? Cash flow statement में cash equivalents के अंदर आ जाएगा, एक तो आ जाएगा बेटा कैश, एक आ जाएगा बैंक बैलेंस, एक आ जाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या करंट नेचर के इन्वेस्टमेंट विच आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ठीक है ना। तो कैश इक्विवेलेंट्स, जो टेक्स्ट में आंसर है वो मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। लिक्विड इन्वेस्टमेंट मतलब जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच आर एज गुड एज कैश, which are likely to be converted into cash with insignificant risk. Example, treasury bill, commercial paper, short term deposit, short term investment, marketable securities. Basically आपके current investment हो गए। डन हो गया बेटे ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। From the following statement of profit and loss of Sakhi Limited for the year ended 31st March 21, prepare comparative statement of profit and loss account। तो मैं फॉर्मेट में इसको प्रिपेयर कर लूँगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो बनानी है, काफ़ी कन्वीनियंट सा चीज़ रहता है ये। आपको जो भी लगता है कि जिस पे कैलकुलेशन ईजी है आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। कॉमन साइज़ के अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन, एक एक आइटम का परसेंटेज, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, किस में छोटा डेटा है किस में, वो आप उसको पिक कर लीजिएगा। कंपैरेटिव और कॉमन साइज में चॉइस आने वाली है। टॉपिक्स बहुत इजी हैं, इसमें डिफिकल्ट पार्ट जो है वो कैलकुलेशन ही है। तो कंपैरेटिव में अभी बनाता हूँ, कॉमन साइज में यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ईयर 21 के लिए एक कॉलम हो जाएगा, 20 के लिए एक कॉलम हो जाएगा। ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट की टोटल से एक एक आइटम का परसेंटेज निकालना है। तो बेसिकली ये परसेंटेज चेंज है, ये एब्सोल्यूट फिगर्स हो जाएंगे। ये परसेंटेज फिगर्स का कॉलम आ जाएगा टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस पर्टिकुलर, और 20 पहले आएगा, 21 बाद में आएगा। वैसे इधर उधर भी कर दो तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रिस्क नहीं है।
2,50,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000 परसेंटेज 62.5%। 80,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000 परसेंटेज 20%। रिजर्व एंड सरप्लस का रहा है। ट्रेड पेबल का 70,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000 परसेंटेज 17.5%। आई होप यू नो द ड्रिल, बेसिक है। तो मैं सिर्फ 21 का ही करके दे रहा हूँ। 1,60,000 डिवाइड बाय 4,00,000, 4 चौक 16, 40% आने वाला है ये। 20,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000, ये 5% आ जाएगा, सिंपल। इन्वेंट्रीज 80,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000, 20% आ जाएगा ये, वेरी सिंपल। 1,20,000 डिवाइड बाय 4,00,000, 30% हो जाएगा ये। टेबल चल रही है 4 की, और अगेन 20,000 है, ये 5% हो जाएगा। ऑफकोर्स जो टोटल है वो 100% होती है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन में इसको ठीक से आप करके आ जाएंगे, आपके नंबर कहीं नहीं जाने, ठीक है। तो सिमिलरली 2020 का भी हो जाएगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। स्टेटमेंट ऑफ P&L में प्रॉपर फॉर्मेट में बना के दे देता हूँ, कॉमन साइज वाली, ठीक है। तो 10 हो गया है एक्चुअली। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट वाला पार्ट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है, P&L बनाना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट याद रहेगा ना तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। 31 मार्च 2020 21। पर्टिकुलर्स नोट्स, मोस्टली तो ये नोट्स काम में ही नहीं आने। पर्टिकुलर्स नोट्स, फिर इसके अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट फिगर्स का एक सब कॉलम आएगा, एब्सोल्यूट अमाउंट्स। इसमें पुराना साल पहले 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 2 साल के कॉलम आ गए। इसके बाद एक कॉलम आएगा जो कहलाएगा एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। एंड लास्ट कॉलम जो है वो है परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 20 लाख और 25 लाख रुपए का। एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 5 लाख रुपए का, और 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख परसेंटेज, ये 25% का चेंज हुआ है। ठीक है, ये 25% का चेंज हुआ। RFO हो गया। सेकंड अदर इनकम होता है ही नहीं अदर इनकम। तो अब इसके अंदर हम आ जाएंगे एक्सपेंसेस पे। टोटल रेवेन्यू वगैरह बनाने की ज़रूरत है नहीं। एक्सपेंसेस, अब सेकंड एक्सपेंसेस ले लेगा क्योंकि वही है। एक्सपेंसेस के अंदर दे रखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 7 लाख और 10 लाख रुपए के हैं, डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा यहाँ पे 3 लाख रुपए का। 3 डिवाइडेड बाय 7 परसेंटेज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। 42.86%। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गया। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस हैं। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली गिवन है एज फार एज आई कैन सी। अदर एक्सपेंसेस बिल्कुल दे रखे हैं 2 लाख और 3 लाख रुपए के, सिर्फ लिख देना है इनको। 3 लाख और 2 लाख। यहाँ पे जो है 1 लाख नेगेटिव आ जाएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, पिछले इस साल कम हो गए हैं। और 1 डिवाइडेड बाय 3 33.33% आएगा, बट इन द नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक लेवल आएगा, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे। 2 ही कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस थे बस,
10 लाख, इधर आ जाएगा 12 लाख, यहाँ पे ऑफकोर्स 2 लाख, यहाँ पे 20%। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड निकालेंगे विच इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रेवेन्यू, अगर अदर इनकम होती तो अदर इनकम जोड़ने के बाद टोटल रेवेन्यू, फिर उस टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते। इधर नहीं है तो ये आ गया 10 लाख रुपए का, और यहाँ पे 25 लाख का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है माइनस 12 लाख, 13 लाख रुपए का आ जाएगा। करेक्ट। 3 लाख रुपए का एब्सोल्यूट चेंज, 30% का परसेंटेज चेंज। इसमें से फोर्थ लेस करेंगे हम टैक्स। टैक्स की एक्चुअली रेट दे रखी है 40%, दोनों साल की सेम ही है। 4 लाख रुपए सरकार को देने पड़ेंगे यहाँ पे। 13 लाख का 40%, 5 लाख 20,000 देने पड़ेंगे। 1,20,000, आप 3 लाख का भी 40% कर सकते हो अगर दोनों साल में टैक्स की रेट सेम थी तो, और ये 30% ही आएगा अगर दोनों साल टैक्स की रेट सेम है तो। करेक्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा, दैट इज द लास्ट थिंग, ये भी 30% ही होने वाला है। 6 लाख, 7,80,000, 1,80,000। ये हमारा एक्चुअली फॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है यार, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये डन हो गया। कॉमन साइज में उधर ही बना चुका हूँ। अब हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, द वेरी लास्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आ जाओ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, पर उसके लिए पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ RS लिमिटेड एज अ 31 मार्च। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट नहीं, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट, ₹1,12,% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 21। 2020 पिछला साल था, 21 करंट ईयर है। ये जो डिबेंचर बड़े हैं हमारे, कितने बड़े हैं बेटा? 3.5 लाख से 4.5 लाख के हुए, 1 लाख के बड़े हैं। अगर कुछ नहीं कह रखा होता तो भी मैं यही अज्यूम करता कि ये जो भी इंक्रीज हुआ है ये लास्ट डे ऑफ द ईयर हुआ है, यानी जो भी इंटरेस्ट वगैरह देना है वो मैं ओपनिंग बैलेंस पे दूंगा। करेक्ट है ना? यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया कि ये जो इंक्रीज हुआ है ये साल के आखिरी दिन हुआ है, 31 मार्च को हुआ है, यानी पूरे साल जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे वो 3.5 लाख के थे। 3.5 लाख पे 12%, 42,000 का मेरा इंटरेस्ट होता है, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। आगे, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000, जब खरीदा था इसको पास्ट में कभी 80,000 रुपये में खरीदा था। अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन 40,000 रुपये का है। तो अगर कोई मुझसे पूछे इसकी बुक वैल्यू क्या है तो मैं कहूँगा 40,000 रुपये की 80 में खरीदा था, 40,000 की अब तक डिप्रीशिएट हो चुकी है। वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000, 10,000 का लॉस उठा के इसे बेच दिया, मतलब 30,000 में बेचा होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्फ्लो हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मशीनरी की सेल की बात करी हुई है तो मैं मशीनरी का और अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन का अकाउंट बना लूँगा वर्किंग नोट में, ताकि मैं सेफ एंड पर रहूँ। ठीक है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्किंग नोट के अंदर डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट कर रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ मशीनरी परचेज्ड एंड डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। इन वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं, किसी भी फॉर्म में करो पर वर्किंग नोट करके ज़रूर आना। मशीनरी का अकाउंट बना देते हैं, डेबिट क्रेडिट। ऊपर बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो मेथड ऑफ डिप्रीसिएशन है वो यूज़ किया हुआ है अक्यूमुलेटेड वाला। तो 2 अकाउंट बनेंगे, मशीनरी का अलग, अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन का अलग। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
मशीनरी का जो बैलेंस है वो है, ओपनिंग बैलेंस जो है 10,55,000 रुपये का है। क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो है 16,75,000 रुपये का, 16,75,000। ऊपर वर्किंग नोट्स, ऊपर बैलेंस शीट के नोट्स टू दी अकाउंट से देख के पढ़ रहा हूँ। बाय बैंक अगर कोई सेल हुई है तो, बाय पीएनएल लॉस पे बिका है तो, और अगर अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन है तो यहाँ आ जाएगा अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन, बिकी हुई मशीन पे अब तक का डिप्रीसिएशन। और अगर नॉर्मल डिप्रीसिएशन की चार्जिंग है, रिकॉर्डिंग है डिप्रीसिएशन की, तो यहाँ आ जाएगा बाय डिप्रीसिएशन, इस साल का चार्ज डिप्रीसिएशन। यहाँ पर टू बैंक परचेज आ जाएगी, और अगर प्रॉफिट पे बिकी होगी तो टू पीएनएल आ जाएगा। दैट इज इट, और कुछ नहीं आना है यहाँ पे, इतना आना है। ठीक है दोस्तों, बाय बैंक हमने पता किया था कि जो मशीन है 40 की उसकी WDV थी, बुक वैल्यू थी, और उसको 10 के लॉस पे बेचा है, मतलब 30,000 पे बेचा है। 10,000 का यहाँ लॉस आ जाएगा, और बिकी हुई मशीन पे अब तक का चार्ज डिप्रीसिएशन 40,000 रुपये। 80,000 ये हुआ, 16,75,000 यहाँ आ गया। क्रेडिट साइड की टोटल है 17,55,000, इसमें से 10,55,000 उड़ा देंगे, 7 लाख रुपए बैंक में आ जाएगा। ये परचेज हो जाएगी। इस अकाउंट के इम्पैक्ट्स जो जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो बता देता हूँ। ये इन्वेस्टिंग में प्लस होने वाला है, ये ऑपरेटिंग में प्लस होने वाला है, ये इन्वेस्टिंग में माइनस होने वाला है, आउटफ्लो। इसके बाद डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर निकालना है, उसके लिए एक अकाउंट बनेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस साल डेप्रीसिएशन का जो ओपनिंग बैलेंस था वो है 1,40,000 रुपये का। टू बैलेंस टू बी कैरी डाउन, क्लोजिंग जो है वो है 2,10,000 रुपये का। एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हुई है, ये बड़ी सिंपल सी है, मशीनरी अकाउंट में आया है, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में ऑफकोर्स आ जाएगा टू मशीनरी। बिकने वाली मशीन का अब तक का डेप्रीसिएशन पूरा 40,000। अब डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, आप जो भी कहना चाहें। सिंपल सी बात है, 1,40,000 का टोटल डेप्रीसिएशन था साल की शुरुआत में। 40,000 रुपये का डेप्रीसिएशन आपने निकाल दिया इस साल, करेक्ट है, क्योंकि एसेट ही बिक गया है। अब वो इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है डेप्रीसिएशन की, तो साल के एंड में 1 लाख का इकट्ठा डेप्रीसिएशन होना चाहिए, बट 1,10,000 का है, 2,10,000 का है, मतलब 1,10,000 का इस साल डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ होगा। सिंपल सी बात है, बैलेंसिंग फिगर है, ज़्यादा कुछ बात मैं कर नहीं रहा। 2,50,000 इधर आ गया, यहाँ पे भी 2,50 की टोटल होनी चाहिए, 1,10 का डेप्रीसिएशन। इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा नॉन कैश आइटम में। वर्किंग डन है हमारी ये वाली। सेकेंड वर्किंग नोट विच आई पर्सनली प्रेफर टू डू इन वर्किंग, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के इनर कॉलम में भी कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ये कैसे पता चलेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर दे रखा है, सारे एडजस्टमेंट के बाद 1 लाख का रिजर्व था पिछले साल, 2.5 लाख का हो गया है, मतलब 1,50,000 का इस साल प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर है। इसमें 3 चीज़ें प्लस होती है प्राइमरीली, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, और कोई प्रपोज डिविडेंड वगैरह है तो प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी में नीचे दे रखा है, ट्रांसफर टू रिजर्व भी है, ठीक है ना। तो ट्रांसफर टू रिजर्व 1,25,000 का रिजर्व था, इस साल 2 लाख का हो गया है, मतलब 75,000 ट्रांसफर टू रिजर्व है। प्रपोज डिविडेंड जो है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है प्रपोज डिविडेंड में बेटा प्रीवियस ईयर के डिविडेंड से, मतलब करंट ईयर का कुछ नहीं करते। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो 125 है, यहाँ ऐड हो जाएगा, सेम अमाउंट फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके अंदर प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ है तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में चले जाओ, है ही नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दे रखा है, तो यहाँ पर बस डन हो जाता है हमारा 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,25,000, 3,50,000 का हो जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, तो चलिए फटाफट से कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। RS लिमिटेड कंपनी का नाम है, RS लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। लिखो तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, फर्स्ट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स से स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट में निकाला हुआ है वो हमने, वो है 3.5 लाख रुपए का, करेक्ट। इसमें एडजस्टमेंट होंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स। उसमें सबसे पहले आ जाएगा डेप्रीसिएशन। इस साल का जो डेप्रीसिएशन चार्ज है इस अकाउंट से निकाला था 1,10,000 रुपये का, प्लस कर दो। ऐड हो जाएगा लॉस ऑन सेल, 10,000 रुपये का है, वो प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ओपनिंग बैलेंस पे रेट अप्लाई करनी है। ओपनिंग बैलेंस जो है डिबेंचर्स का वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन में 3.5 लाख रुपए का। 3.5 लाख रुपए पे 12% 42,000 का इंटरेस्ट हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है जो राइट ऑफ हुआ है, कुछ अमोर्टाइज हुआ है, तो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल है 1.5 लाख से 1 लाख की हुई है। गुडविल अमोर्टाइजेशन 50,000 रुपये की। कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं तो सही, पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की रेट वगैरह मेंशन नहीं है, तो मैं इंटरेस्ट निकाल के नहीं दिखा सकता। किसी भी और तरह का कोई राइट ऑफ, इधर बेसिकली चीज़ें क्या आती हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम आते हैं। इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड आ जाएगा, डेप्रीसिएशन आ जाएगा, लॉस ऑन सेल आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है अगर कुछ तो उसके एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे। सारे हो चुके हैं ये। यहाँ पर मिलेगा मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, 1,10,000 प्लस 10,000 प्लस 42,000 प्लस 50,000, ये 2,12,000 यहाँ ऐड करने हैं, प्लस 3,50,000, 5,62,000 इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है बेटा, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, वैसे सही है। 5,12,000 आ रहा है। अच्छा, वो तो अभी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने, उसमें ऐड हो जाएगा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस हो जाएगा डिक्रीज करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज़ में जाकर देखता हूँ ऊपर, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दे रखी है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगी, तो यहाँ उसका कुछ करना नहीं है। करंट लाइबिलिटीज़ की कुछ भी नहीं हो रही। करंट एसेट्स के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए हैं, वो किसी काम के नहीं है मेरे। क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ आपको।
करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ये चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। अब इसके बाद इन्वेंट्रीज़ है, इन्वेंट्रीज़ के नोट्स टू दी अकाउंट में जाता हूँ। स्टॉक इन ट्रेड है, 72,000 से 122 का हुआ, तो ये 50,000 रुपये का इन्वेंट्रीज़ बढ़ा है इस साल। करंट एसेट बढ़ा है, मतलब पैसे दे के ख़रीदा होगा, मतलब आउटफ्लो, ठीक है ना। तो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे इन्वेंटरीज 50,000 रुपये का आउटफ्लो। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बस दैट इज़ इट। एक ही इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ से कि 50,000 रुपये का आउटफ्लो हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो 5,12,000 रुपये का आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर कुछ टैक्स वगैरह होता तो उसको और सबट्रैक्ट कर देता, बट ये नेट हो गया। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। मोस्टली अगर पूरा क्वेश्चन आता है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो ऑपरेटिंग ही डिफ़िकल्ट होती है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कन्वीनियंट होती है। यहाँ पे आउटफ्लो आ जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी का वो अकाउंट बना के इतनी मेहनत से निकाला था। परचेज हुई है मशीनरी की 7 लाख रुपए की और सेल हुई है 30,000 रुपये की। 7 लाख रुपए का आउटफ्लो है बेटा, और सेल ऑफ मशीनरी 30,000 रुपये का इनफ्लो है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं, 1 लाख से 1,50,000 के हो गए, तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। इस पर रेट नहीं दे रखी थी, तो इंटरेस्ट का कोई एडजस्टमेंट मैं कर नहीं पाया, ये ऑपरेटिंग से इस्टेब्लिश हो गया था। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3 चीज़ें आती हैं, परचेज एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, सेल एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, और फिर आता है अगर कोई इन्वेस्टमेंट पे इनकम हुई हो तो। परचेज और सेल लिख दी, इनकम के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। 7,50,000 रुपये का आउटफ्लो है, 30,000 का इनफ्लो है। नेट 7,20,000 रुपये कैश यूज्ड इनटू इन्वेस्टिंग है, यूज्ड इनटू इन्वेस्टिंग। लास्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, हमारी थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के लिए हमको सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की तरफ चलना चाहिए। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के ऊपर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का डेटा मिल जाता है। शेयर कैपिटल जो है बेटा बढ़ रही है, सो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 7 लाख से 9 लाख हो रही है। 2 लाख रुपए का शेयर इशू हुआ होगा तभी बड़ी होगी। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे डिबेंचर हैं, इशू ऑफ डिबेंचर हुआ है, ये बड़े हैं, 3.5 लाख से 4.5 लाख के हुए, 1 लाख का इशू हुआ है। इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स, ओपनिंग बैलेंस जो है 3.5 लाख का, उस पर हमने 12% के हिसाब से दिया है 42,000 का, जो ऑपरेटिंग में हमने ऐड किया था यहाँ माइनस हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग में यहाँ ऐड किया था ना, वही सेम अमाउंट नीचे इधर माइनस हो जाएगा। 42,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर बेटा बैंक ओडी है, बैंक ओडी 75 से 1.5 लाख की हो गई। इंक्रीज इन ओडी 1,50,000 माइनस 75,000, 75,000 की ओडी बढ़ गई है, तो ये इनफ्लो हुआ है, पैसा बोरो किया हमने। और कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आइटम है नहीं इधर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैपिटल का बढ़ना इनफ्लो, कैपिटल का घटना आउटफ्लो, और इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आता है। डिविडेंड पेड ज़रूर है, प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह जो दे रखा था, वर्किंग नोट में हमने इसको ऐड किया था ताकि यहाँ सबट्रैक्ट कर सकूँ। प्रपोज डिविडेंड 1,25,000 रुपये का प्रीवियस ईयर वाला, वो यहाँ पे आउटफ्लो की तरह माइनस हो जाएगा। अब ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 3 लाख रुपये माइनस 42,000 प्लस 75,000 ओडी से आ गया। 1,25,000 का डिविडेंड पे किया हमने। 2,08,000 रुपये का नेट कैश जनरेट हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। नेट कैश जनरेशन फ्रॉम फाइनेंसिंग। नेट चेंज
इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस करना है। 5,12,000 ऑपरेटिंग से आया, 7,20,000 इन्वेस्टिंग से गया, प्लस 2,08,000 नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निल हो रहा है। देखो ए, बी और सी सही निकले ना निकले, ये लास्ट वाला 100% सही होगा, क्योंकि आपको इसके नीचे आने वाले दोनों आइटम्स पता है। इसमें आप ऐड करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो आपको पता है, और रिजल्ट निकलेगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझो, कैश है 43,000 का, एक्चुअली ये ओपनिंग हो जाएगा। क्लोजिंग कैश है 73,000 का, और कैश इक्विवेलेंट जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो है 40,000 रुपये का, करेक्ट। तो 73 प्लस 40, 1,13,000 का क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दे रखा है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 43,000 का कैश है, प्लस 70,000 का क्या है, कैश इक्विवेलेंट है, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट है। तो 43,000 प्लस 70,000, 1,13,000 का ओपनिंग भी है। तो अगर आपको ये दो पता है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो नेट चेंज हुआ। तो अगर नहीं भी आ रहा है ए बी सी, तो भी नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सही करके आना है, ताकि इसके मार्क्स ना कटो। और इसी के साथ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, इसी के साथ ये पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा आपको। किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो मेंबर्स हैं चैनल के, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से पर्सनली एनी टाइम ऑफ द डे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका दिन ज़बरदस्त हो और आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा निकले। ऑल द बेस्ट फॉर इट। बाय फॉर नाउ।